गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी लोगों को पता होगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी एनएम 5272 भर्ती क्लास चल रहा है, ठीक है। इसका हम जो भी पार्ट पढ़ रहे थे, न्यूट्रिशन से संबंधित पार्ट पढ़ रहे थे। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ये आज का जो है पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। पार्ट 2 वीडियो के साथ आपके सिलेबस में, ठीक है, ध्यान देना है, आपके सिलेबस में 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर तक जो भी दिए हैं ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब एक ही साथ 4 टॉपिक आपके 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे और इन चारों को मिलाकर मिनिमम तो 6 नंबर, मैक्सिमम 10 नंबर आपके भर्ती परीक्षा में गए थे और पूछने वाले हैं, ठीक है। और ये तो पक्के हो जाएंगे आपके, ठीक है। नंबर इससे बाहर नहीं जाएगा। जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी वैल्यू को आपको नहीं समझ रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये 2000 वाली क्लास फ्री में, इसकी वैल्यू को समझे। आप खुद एक बार अपना समय बर्बाद करें, 1 घंटे की वीडियो को देखें। अगर आउटपुट ना निकला तो दोबारा भैया वीडियो मत देखना। ये चीज़ मैं बोल के जाता हूँ। वीडियो को 1 घंटे देखिए, अगर आउटपुट नहीं निकलता है, आप समय दे रहे हो, अगर उस समय का आपका फ़ायदा नहीं मिलता है तो भैया दोबारा वीडियो ही ना देखना। पहली बात तो आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देख लेंगे तो भैया ये गारंटी है, एक भी प्रश्न आप नहीं छोड़ के आएंगे अगर इन टॉपिक से आपके भर्ती परीक्षा में प्रश्न आ गया। और विद प्रूफ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि भैया ये रहा प्रूफ, देख लो प्रीवियस ईयर पेपर और बना लो। ऐसा नहीं है कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर बीच में डाल देता हूँ, उसके प्रश्न डाल देता हूँ, नहीं, मैं पूरा आपको थियरी करवाता हूँ, थियरी के साथ एमसीक्यू करवा देता हूँ उसी में। फिर उसके बाद जो प्रीवियस ईयर पेपर आते हैं आपके सामने उठा के रख देता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर पेपर है, अब आप बनाओ। थियरी पढ़ाने के बाद मैं उठा के प्रश्न दिखाता हूँ कि ये प्रीवियस ईयर 92-12 भर्ती में पूछा गया था, अब बना के दिखाओ। बहुत ही आसानी से बन जाता है। डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हार्ड लेवल में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है भैया। बहुत ही आसान शब्दों में जो आपका है एनम मतलब डिप्लोमा होता है, ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई नहीं करनी है या फिर 4 वर्षीय जीएनएम लेवल तक पढ़ाई नहीं करनी है। मेरा प्रयास ये रहता है कि प्रैक्टिकली चीज़ ज़्यादा आपको वहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँ, क्योंकि पिछली बार जो भर्ती आई थी 92-12 का, लगभग 40% तो जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके हिसाब से प्रश्न बनाया गया था। जो संविदा पे काम कर रहे हैं 40% लगभग उनके हिसाब से पेपर बनाया गया था। 60% जो थियरी वाले थे, जो अकेडमी के दौरान नए नए कैंडिडेट आए हुए थे उनके लिए था। तो उसी के हिसाब से पैटर्न को लेके चल रहा हूँ। और जितनी भर्ती परीक्षा होती है, बीटीएससी का भी सारा का सारा पेपर मैंने एनालाइज़ किया है, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि 40% से ज़्यादा जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके हिसाब से पेपर रहता है, या उनके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली चीज़ ज़्यादा रहती हैं और ये आपकी थियरी वाली चीज़ें कम रहती हैं। तो वो सब को मैं काउंट करके बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटेंट को आपको पढ़ा रहा हूँ। भैया आपके लगातार ऐसे ही जो रिस्पांस रहेगा आते रहेंगे तो हम भी बंद कर देंगे, कभी भी बंद कर देंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जो पेड जो 200 रुपये देकर पीडीएफ वाला ग्रुप ज्वाइन किए हैं उनको मैं पीडीएफ बना बना के सेंड कर दूंगा। क्लास देने का फिर कोई महत्व ही नहीं है हमारा। मुझे ज़रूरत नहीं है व्यूज़ की या लाइक की, मुझे ये ज़रूरत है कि भैया जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, 1000 लोग करते हैं, 1000 लोग करते हो, ठीक है, ये 1000 लोग करते तो आप 1000 लोगों का ही रिस्पांस आना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैठे हैं या मुझे फॉलो करते हैं फिर आपका सिलेक्शन ही ना हो। मैं चाहता हूँ जितने लोग एनम लोग हैं मेरे चैनल से जुड़े हैं, किसी एक का भी सिलेक्शन, सिंगल एक आदमी का भी सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। एक भी एनम बहन का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए। 1000 ही लोग हों या फिर 200 लोग ही हैं, 200 लोगों में से सभी का सिलेक्शन हो जाए, ताकि मुझे भी प्राउड हो कि मैंने आपकी तैयारी करवाया, आपका सिलेक्शन हुआ है। ये मैं सोचता हूँ। मुझे व्यू और लाइक की चिंता नहीं रहती है, ये तो आपको पता होगा अच्छे से कि सर किस हिसाब से है। आपके सिलेबस में भी दे रखा है भैया, आपके सिलेबस में भी दे रखा है। आप जाएंगे तो भैया आपको 8 नंबर से, यहाँ पे आप जाएंगे 8 नंबर से लेकर 12 नंबर तक, ठीक है, 8 से लेकर 12 नंबर तक आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे इन 2 पार्ट से, ठीक है। आज पार्ट सेकंड है, वीडियो लंबी हो सकती है, 1.5 घंटे की हो सकती है, बट आपको बिल्कुल एकदम कंसंट्रेट हो के वीडियो को देखना है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के रखना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन करने में आसानी हो। देखिए, अब हम जो पढ़ने वाले हैं पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, ठीक है, उन सब के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा पोषण की कमी, ठीक है।
जीवन के लिए भोजन एक आवश्यक जीवन के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है। ध्यान देना है, जीवन के लिए, अगर जीवन को जीना है तो भैया भोजन खाना ही पड़ेगा, भोजन आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे आवश्यकता लिख दिया, ठीक है, इसको काट दीजिएगा। जीवन के लिए भोजन एक आवश्यक है, ठीक है। अगर जीना है तो भोजन आवश्यक है, भोजन खाना ही पड़ेगा। हमारे द्वारा खाया गया भोजन शरीर में पाचन की प्रक्रिया से गुजरता है, ठीक है। और इस प्रक्रिया से प्राप्त तत्व शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। इन तत्वों की कमी से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए डिफिनेशन क्या पढ़ना है किसका, ठीक है। जब आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो इसे पोषण की कमी कहा जाता है। ये परिभाषा है पोषण की कमी का, ठीक है। जब आहार में एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो इसे पोषण की कमी कहा जाता है। यह कमी या तो पोषक तत्वों की मात्रा में कमी से हो सकती है या फिर इसकी क्वालिटी में कमी के कारण हो सकती है, ठीक है। समान भाषा में आहार में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग को पोषण कमी या कुपोषण कहते हैं। ध्यान देना है, ठीक है। कुपोषण की डिफिनेशन, आहार में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को पोषण की कमी या कुपोषण कहते हैं। एक लाइन में आपको याद करके रखना है, ये आहार में पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को पोषण की कमी या कुपोषण कहते हैं। क्लियर। अब देखिए पोषण की कमी के प्रकार, ध्यान देना है। पोषण की कमी के प्रकार, पहला प्राथमिक कमी, यहाँ से प्रश्न बना है भैया, एनएचएम 17,000 भर्ती में बना है, एनएचएम 17,000 भर्ती में ही बना है। प्राथमिक कमी, जब आहार में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की मात्रा या गुणवत्ता में कमी होती है तो इसे प्राथमिक कमी कहा जाता है, ठीक है। जब आहार में किसी एक या अधिक पोषक तत्वों की मात्रा या उसकी क्वालिटी में कमी होती है तो इसे प्राथमिक कमी कहा जाता है। ध्यान देना है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्राथमिक कमी, पोषण की प्राथमिक कमी किसे कहते हैं, तो बताना है कि पोषक तत्वों की कमी, यही एक लाइन, पोषक तत्वों की कमी या उसकी क्वालिटी में कमी को ही प्राथमिक कमी कहते हैं। लेकिन सेकेंडरी में कुछ अलग चीज़ है। सेकेंडरी में क्या बोला है कि द्वितीयक कमी तब होती है जब शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है, भले ही आहार में पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता उपलब्ध हो। कहने का मतलब ये है कि जब भोजन में जो पोषक तत्व की कमी है तो वो प्राथमिक कमी हो गई, लेकिन द्वितीयक में ऐसा नहीं है। द्वितीयक में आप भले ही जो खाना खा रहे हो, ठीक है, जो खाना खा रहे हो, ठीक है, सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, सभी प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं, खा रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, फिर भी आप दुबले पतले हो या फिर आपको बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको ये बोला जाएगा कि भैया आपको द्वितीयक कमी है। मतलब भोजन तो कुछ लोग आपने सुना भी होगा, ठीक है, कुछ लोगों के मुंह से सुना भी होगा, बोलते हैं यार हम इतना खाते हैं, काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी नहीं बन रही है, हमारी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है, फिर भी हम बीमार हो जाते हैं, फिर भी हम ये हो जाता है। तो वही रीज़न है, द्वितीयक कमी के कारण ही हो रही है। मतलब आप तो खा तो रहे हो भैया, खा तो रहे हो, लेकिन शरीर में लग ही नहीं रहा है, आपके शरीर में लग ही नहीं रहा है, वही ये चीज़ बता रहा है द्वितीयक कमी। अब आपको द्वितीयक कमी कभी नहीं बोलोगे, ये मेरी गारंटी है। ये बोल रहा है द्वितीयक कमी तब होती है जब शरीर में पोषक तत्वों का उपयोग ठीक से नहीं हो पाता है। आपके शरीर में जो पोषक तत्व आप खा रहे हो, जो काजू खा रहे हो, जो बादाम खा रहे हो, जो फल फूल खा रहे हो, ये आपके शरीर में ठीक से लग ही नहीं रहा है, ठीक से इसका ऑब्जर्वेशन नहीं हो पा रहा है। मतलब आपकी बॉडी में ही कोई कमी है, आपकी बॉडी में ही कोई समस्या है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके हो, चाहे किसी और प्रकार की समस्या हो, तभी आपकी जो पोषक तत्व आप खा रहे हो, काजू बादाम खा रहे हो, तभी आपकी बॉडी उसका अवशोषण नहीं कर पा रही है। तो ये ध्यान हो गया ना। प्राथमिक कमी क्या है, भोजन में जो पोषक तत्व कमी रहती है वो प्राथमिक कहलाती है। द्वितीयक कमी में क्या है, पोषक तत्व तो आप खा रहे हो भोजन के माध्यम से, फल फूल खा रहे हो, काजू बादाम किशमिश छुआरा मुनक्का जो भी है, हर एक प्रकार का चीज़ खा रहे हो, फिर भी आपकी बॉडी ग्रो नहीं हो रही है। मतलब कि वो सारा चीज़ आपकी बॉडी अवशोषण नहीं कर पा रही है, उन सभी पोषक तत्वों की आपकी बॉडी नहीं ले पा रही है, इसके वजह से ये चीज़ है, ठीक है। पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता भी उपलब्ध है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। यहाँ पे आप प्राथमिक कमी और द्वितीयक कमी कभी कंफ्यूज नहीं होगा, याद हो जाएगा। अब देखिए पोषण की कमी के कारण, पोषण की कमी के कारण देखिए
पोषण की कमी के कारण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राथमिक कमी के कारण, ठीक है। अब प्राथमिक कमी के कारण में क्या होता है, गलत पहली पॉइंट में देखना है, गलत खान-पान की आदतें डालना, संतुलित आहार ना लेने की आदतें, जंक फूड का अत्यधिक सेवन बहुत लोग होता है ना यार। अब देखिए ठंड का महीना आ गया है, ठीक है। ठंड का महीना आ गया है, कॉमन है, आप सभी एनम बहन लोग खाती भी होंगी मोमोज़, चाउमीन, बर्गर, ये 3-4 चीज़ें आपका फेवरेट हो जाता है ठंड के महीने में। मोमोज़ तो फेवरेट ही फेवरेट है, सबका फेवरेट है मोमोज़, ठीक है। मोमोज़, चाउमीन, बर्गर, ठीक है। तो वो जंक फूड का सेवन करते हैं, गलत ये आपकी आदत है भैया। तो खान-पान की आदतों को सुधार करना है, नहीं तो कुपोषण का शिकार हो जाओगे। और दूसरा पॉइंट है गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास। बिल्कुल सही बात है भैया, जो गरीब है, जो जिसके पास पैसा है नहीं बहुत अच्छा फूड लेने का, जैसे कि अभी इच्छा हुआ काजू खाने का, सुबह 1-2 काजू खा लेना चाहिए, बादाम खा लेना चाहिए, ठीक है। खाने के साथ एक सेब ले लेना चाहिए, ठीक है, एक केला खा लेना चाहिए खाने के बाद। तो ये चीज़ भैया, पैसा रहेगा तभी तो खाएगा आदमी, गरीबी रहेगा तो ये सब चीज़ों से दूर रहेगा, नहीं खा पाएगा। तो ये भी एक रीज़न है। अशिक्षा, जिसको जानकारी नहीं है, जो अशिक्षित है, मतलब जिसको पता नहीं है कि भैया केला खाने से हमें कौन सी विटामिन मिलेगी, या सेब के माध्यम से अगर हम सेब का रोज़ सेवन करते हैं, एक सेब का सेवन रोज़ करते हैं खाने के बाद, तो मुझे आयरन की कमी नहीं होगी। ये सब जानकारी अशिक्षित रहेंगे तो भैया वो भी इसका शिकार हो जाते हैं, कुपोषण का, या फिर पोषण की कमी हो जाती है उनके अंदर। और अंधविश्वास भी है कुछ लोगों को कि भैया ये चीज़ नहीं खाना चाहिए, इससे ये दिक्कत होगी, मांस नहीं खाना चाहिए, अंडा नहीं खाना चाहिए, लहसुन नहीं खाना चाहिए, प्याज नहीं खाना चाहिए। तो हर एक चीज़, अंधविश्वास भी महत्व रखता है पोषण की कमी में, ठीक है। तो 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा और तीसरा पॉइंट है भोजन के प्रति जुनून। कुछ लोग कुछ खास खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे अन्य आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। जिसमें मेरा फेवरेट है अंडा, ठीक है। सपोज दैट मेरा फेवरेट अंडा है, तो डेली हम अंडा की ही सब्ज़ी खाएँ, अंडा कड़ी ही खाएँ, अंडा कड़ी ही खाएँ, तो मुझे और भी विटामिन कहाँ से मिलेगा? मुझे ना तो फाइबर वाली चीज़ जैसे पालक हुआ, और भी जो फाइबर वाली सब्जियाँ हैं उनसे नहीं विटामिन प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ की भी कमी हो जाएगी। तो भोजन के प्रति जुनून, कहने का मतलब जो आपका फेवरेट है और डेली आप वही फेवरेट ही अपना बना रहे हो। किसी का फेवरेट सेवई है तो डेली सेवई पूरी, तो भैया और भी विटामिन जो सब्जियां में रहती हैं या फल में रहते हैं वो कहाँ से प्राप्त हो पाएंगे। जैसे आप जाते हो शादी विवाह में जाते हो तो बोलते हो ना कि मेरा फेवरेट भैया आज पनीर है, पनीर के अलावा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। जो भी मिक्स वेज बना है उसको नहीं खाओगे आप, जो बाटी चोखा बना है उसको नहीं खाओगे आप, केवल पनीर और चावल खा लोगे। वही चीज़ है। जनसंख्या वृद्धि भी महत्व है। जनसंख्या वृद्धि, नेक्स्ट पॉइंट में है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या के बढ़ने से खाद्य सामग्री की मांग बढ़ जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या की, जैसे कि आपके घर में, ठीक है, आपके घर में 1 किलो सेब आया है, ठीक है, 1 केजी सेब आया है, और 1 केजी सेब में भैया, 1 केजी सेब में 4 सेब, मतलब 4 सेब क्वांटिटी, 4 सेब है उसकी, 4 सेब की वेट है 1 केजी। तो आपके घर में 6 लोग हैं। अब इनका बंटवारा आप कैसे करोगे फिर? 4 सेब, खाने वाले सेब की संख्या 4 है, खाने वाले 6 लोग हैं। तो जबकि अगर एक व्यक्ति को 1 सेब मिलेगा तो भैया माना जाएगा कि भरपूर इन्होंने फल ले लिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, वहाँ पे काट के बंटवारा कर देते हैं, तो वो कमी हो जाती है। कहने का मतलब ये है, पहले 4 ही लोग थे, 4 लोगों में बराबर आ जाता था, एक सेब खा लेते थे। लेकिन अभी 6 लोग हो गए भैया, किसी की शादी हो गई है, फैमिली हो गई है, 2 लोगों की शादी हो गई, तो 2 लोग और आ गए, तो संख्या बढ़ गई, 6 लोग हो गए। तो वही चीज़ है ना। अब शुरू से ही 1 केजी सेब आता था, मतलब 4 सेब आता था, तो एक सेब खा लिया जाता था। लेकिन अभी संख्या 6 हो गई है, अब सेब को काटना पड़ेगा। किसी न किसी सेब में किसी 2 व्यक्ति को आधा-आधा सेब मिलेगा। तो वही चीज़ है। तो अब उतना पैसा होना चाहिए ना, कि पैसा ज़्यादा है तो भैया आप 6 सेब लाओ तभी 1-1 सेब मिलेगा। कहने का मतलब ये मैं उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग में ये सारे पॉइंट धस जाएँ जो अभी पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। प्राथमिक कमी के कारण, ये प्राथमिक कमी के कारण कौन-कौन से, पहले पॉइंट में इन्होंने बताया गलत खान-पान की आदत, दूसरे में गरीबी, अशिक्षा और अंधविश्वास, और तीसरे में इन्होंने बताया है
भोजन के प्रति जुनून, और चौथे में बताया है, चौथे पॉइंट में जनसंख्या वृद्धि। तो ये सारे पॉइंट आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाए, इसलिए मैं ये चीज़ उदाहरण के छोटा-छोटा उदाहरण देके समझा रहा हूँ। अब देखिए, खाद्य आपूर्ति की कमी नेक्स्ट पॉइंट है। खाद्य आपूर्ति की कमी, उत्पादन कम होने पर लोगों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। अभी आप देखते हो उत्पादन की कमी होता है तो उसके कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं। सपोज दैट जैसे भी प्याज महंगा हो गया है, ठीक है, शिमला मिर्च खरीदने जाओगे महंगा हो गया है, क्योंकि इस समय उनकी उत्पादन कम है, लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, तो उसका प्राइस भी बढ़ा देते हैं और लोग ज़्यादा अफोर्ड भी नहीं कर पाते, उस चीज़ को ज़्यादा खरीद भी नहीं पाते हैं, क्योंकि पैसा की कमी रहती है, ये चीज़ है। अब देखिए, औद्योगिकीकरण हानिकारक प्रभाव। जी हाँ, ये भी सही बात है। औद्योगिकीकरण के हानिकारक प्रभाव, जो इंडस्ट्री, बड़े बड़े कंपनी, फैक्ट्री लगे हैं, ठीक है, इनके कारण खेती की ज़मीन कम हो रही है, जिससे खाद्य उत्पादन पर असर पड़ता है, ये भी सही बात है। अब देखिए, अस्वस्थ वातावरण में ये भी इम्पोर्टेंट है। प्राथमिक कमी का का उदाहरण ये भी, अस्वस्थ वातावरण, गंदगी, दूषित पानी, प्रदूषण से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, द्वितीयक कमी में क्या आ जाएगा? द्वितीयक कमी के कारण, पहला पॉइंट इन्होंने बताया द्वितीयक कमी में कि पाचन में प्रभाव डालने वाले कारण, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि द्वितीयक कमी, आपकी बॉडी, आप पोषक तत्व तो खा रहे हो, ठीक है, संतुलित आहार का सेवन कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी अवशोषण उन पोषक तत्वों को नहीं कर पा रही है। उसके पीछे रीजन है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या आपके पाचन क्रिया में कोई समस्या है, जैसे कि पेट की बीमारियां, दांतों की समस्या है, दस्त, भूख की कमी, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया पोषक तत्वों के उपयोग में रुकावट, जैसे कि यकृत रोग, लीवर रोग, मधुमेह, थायराइड रोग, कैंसर, शराब का सेवन और कुछ दवाओं का सेवन भी द्वितीयक कमी का एक उदाहरण है। देखिए, अधिक उत्सर्जन, जैसे कि अत्यधिक मूत्र त्याग करना, जिसको आप पॉलीयूरिया बोलते हैं, अधिक पसीना, ठीक है। अब देखिए, पोषक तत्वों के अवशोषण में समस्या भी नेक्स्ट पॉइंट में है। तो जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कमी, भैया HCl जो होता है, ये आपके आमाशय में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, जो खाना पचाने में मदद करता है, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसकी कमी हो जाएगी तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। अब देखिए, पोषक तत्वों का नाश, ठीक है, शीशा, विषाक्तता, अधिक क्षारीय पदार्थों का उपयोग, या फिर सल्फोनामाइड थेरेपी आदि के कारण पोषक तत्वों का नाश। तो आपने देखा द्वितीयक कमी के कारण कौन कौन से पॉइंट है, ध्यान देना है। द्वितीयक कमी, जैसे आप एग्जाम में कैसे प्रश्न बनेगा, निम्नलिखित में कौन से पोषण के द्वितीयक कमी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन दे देगा पाचन में प्रभाव डालने वाले कारक, पोषक तत्वों के उपयोग में रुकावट, ठीक है। तीसरा दे देगा अधिक उत्सर्जन, और चौथा पॉइंट दे देगा कि जनसंख्या वृद्धि। चौथा पॉइंट दे देगा जनसंख्या वृद्धि। तो आपको बताना है सही उत्तर, तो जनसंख्या वृद्धि ही आपका गलत हो जाएगा, यही नहीं है, ठीक है। बाकी तीन तो हैं, ये जनसंख्या वृद्धि आपका प्राथमिक हो जाएगा, प्राथमिक कमी के कारण, ठीक है। बाकी तीन जो मैंने बताया ये द्वितीयक कमी के कारण। तो आपको ये सारे हेडिंग याद करके रखना है, द्वितीयक कमी के कारण जो है सारे हेडिंग जो अभी मैंने ऊपर बताया, ये याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखना है पोषण की कमी से होने वाले रोग, पोषण की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। पोषण संबंधी एनीमिया, ये आपके सिलेबस में ही दे रहा, डायरेक्ट प्रश्न यहाँ से बनता है। पोषण संबंधी एनीमिया, कुपोषण के कारण एनीमिया एक बड़ी समस्या है, जो विशेष रूप से गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाले महिलाएं, या फिर लड़कियां, बच्चे और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को प्रभावित करती हैं, ठीक है। परिभाषा क्या देखेंगे एनीमिया का, ठीक है, परिभाषा आप देख लीजिए। परिभाषा आपको किसका देखना है? एनीमिया का, ठीक है। एनीमिया का परिभाषा देखना है, ठीक है। एनीमिया का परिभाषा देखना है, जब रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है, जब रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य से कम हो जाता है और इसका कारण एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, तो इसे पोषण संबंधी एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, देखते हैं हीमोग्लोबिन कम है, तुरंत सिरप लिख देंगे। एक पॉपुलर सिरप होगा, डेक्सोरेंज करके आता है, दूसरा एक हिमोलोफोर्ट करके आता है, कई प्रकार के आते हैं। आयरन को इंक्रीज करने वाले सिरप, टेबलेट भी आते हैं, ठीक है। और फॉरेक्सिटी के नाम से आता है, ये भी पॉपुलर है। और फॉरेक्सिटी, आप ये इन सभी दवाओं का जो मैं नाम बता रहा हूँ आप गूगल भी कर सकते हो। और फॉरेक्सिटी टेबलेट भी आता है, सिरप भी आता है, डेक्सोरेंज आता है, ठीक है, डेक्सोरेंज सिरप आता है, हिमोलेफोर्ट करके आता है, ये भी सिरप पॉपुलर है। तो आप सभी इन सब सिरप को देख सकते हो, उनका यूज यही है, ठीक है।
एचबी जो हीमोग्लोबिन की मात्रा जो कम हुई है उसको इंक्रीज़ करता है, आयरन को बढ़ाता है। या फिर आप लोग अपने जो अभी संविदा पे काम कर रहे हैं देखते हैं जिनमें ब्लड आरबीसी की संख्या कम है या फिर हीमोग्लोबिन की कम है, तो आप लोग उनको आयरन या फोलिक एसिड ये सभी टेबलेट का वितरण करते हो। आयरन का टेबलेट गर्भवती महिलाओं को तो आप देते ही होंगे, संविदा वाले जो हैं आयरन की गोली। अब देखिए मुख्य कारण आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी। पूछ लेगा आपके भर्ती परीक्षा में कि बताइए एनीमिया का मुख्य कारण क्या है, ठीक है, किसके कमी के कारण होता है। तो ध्यान देना है आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अन्य कारण जैसे कि प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, असंतुलित आहार, विटामिन की अपर्याप्त मात्रा, विशेष रूप से फोलिक एसिड, ध्यान देना है फोलिक एसिड, ठीक है। फोलिक एसिड अत्यधिक रक्तस्राव और लाल रक्त कोशिकाओं मतलब आरबीसी का बढ़ा हुआ टूटना, ठीक है, बढ़ा हुआ टूटना मतलब कम होना। अब देखिए पोषण संबंधी एनीमिया के लक्षण और जोखिम, क्या लक्षण है, क्या सिम्टम है और क्या उनसे जोखिम हो सकता है, उस चीज़ को देखना है। अगर एनीमिया है तो आप कैसे पहचानेंगे इनमें एनीमिया है, इनके क्या लक्षण आपको दिखाई देंगे। तो थकावट, सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, सूजन, नींद में कमी, त्वचा का पीला पड़ना, भूख की कमी, हाथों और पैरों में झुंझुनी, दृष्टि और धुंधलापन, ये सारे लक्षण आपको दिख जाएंगे तो आपको तुरंत एक सीबीसी नॉर्मल आप सीबीसी भी करवा लोगे, सीबीसी टेस्ट होता है, ठीक है। सीबीसी का टेस्ट भी करवाओगे तो उनमें भी आपका एचबी आ जाएगा, प्लेटलेट आ जाएगा और भी जो चीज़ें हैं वो सारा निकल के आ जाएगा नॉर्मल सीबीसी में, ठीक है। सीबीसी आप करवा रहे हो तब भी आपको पता चल जाएगा, उससे भी आइडिया। जब ये लक्षण आपको दिखे किसी भी गर्भवती महिलाएं का या फिर किसी लड़की का या लड़के का, तो आप तुरंत सीबीसी टेस्ट करवाओ और वहाँ पे हीमोग्लोबिन एचबी की देखिए, ठीक है, एचबी को देखिए, ज़रूर उसके एचबी में कमी रही होगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन का स्तर उसका गिरा रहेगा ज़रूर, ठीक है। जो रहता है नॉर्मल 13 से लेकर 15 भी रहता है, 16 भी रहता है, ठीक है। अगर 10 से ऊपर है, ठीक है, 10 है, 11 है, 12 है तो बोल सकते हैं आप ये नॉर्मल है। उसके नीचे आएगा तो भैया दिक्कतें हैं, कमज़ोर हो सकता है इंसान। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में गंभीर मामलों में रोगी को संक्रमण, कार्य क्षमता में कमी और कभी-कभी मृत्यु का भी खतरा हो सकता है। जी हाँ, अब इसका उपचार और रोकथाम में क्या है भैया, आपके सेंटर पे आ गई हैं गर्भवती महिला माँ है तो आप कैसे उपचार और उनका रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। बताना है कि महिलाओं को एनीमिया होने पर 200 मिलीग्राम आयरन की गोलियां दिन में 3 बार दी जानी चाहिए जब तक कि कमी पूरी ना हो जाए। आप करते भी हो, आप देते भी हो ना, आयरन की गोलियां देते हो कि नहीं देते हो, देते हो ना, ठीक है। 200 मिलीग्राम 200 mg का। देखिए नेक्स्ट और उनको बोलना भी पड़ेगा भैया अनार का जूस है, ये नहीं कि टेबलेट दे दो, कुछ बताइए उनको, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें भी बताइए, अनार का सेवन करें, अनार का जूस का सेवन करें, ठीक है। पानी की मात्रा कमी ना हो पाए बॉडी में। रोकथाम के लिए 180 मिलीग्राम फेरस सल्फेट और 0.5 मिलीग्राम फोलिक एसिड की गोलियां रोजाना 2-3 महीने तक दी जानी चाहिए या जब तक हीमोग्लोबिन स्तर में सुधार ना हो जाए, ठीक है। और बच्चों को आयरन का सिरप दिया जाना चाहिए, वही और फॉरेक्सटी आता है, पेडियाट्रिक में भी आता है, ठीक है। पोषण संबंधी एनीमिया को आहार में सुधार, कृमि उपचार और पोषण शिक्षा के माध्यम से प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण जिसको आप पीईएम भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से भारत में यह मरासमस और क्वाशियोरकर जैसे रोगों का कारण बनती है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। आपकी भर्ती परीक्षा में पूछता है क्वाशियोरकर बीमारी मुख्यतः किन में पाया जाता है, तो बच्चों में, ये आप बता जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। डायरेक्ट ऐसे ही पूछता है प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में कौन सा रोग उत्पन्न बच्चों में होता है, तो ध्यान देना है क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर, ठीक है, ध्यान देना है क्वाशियोरकर रोगों का कारण बनती है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करती है। कारण क्या है इसका भैया, अपर्याप्त भोजन का सेवन, संक्रमण जैसे दस्त, खसरा या फिर अस्वास्थ्यकर वातावरण, बड़े परिवार का आकार, ठीक है, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होना, मातृ स्वास्थ्य की उपेक्षा,
अपर्याप्त स्तनपान, गरीबी और अशिक्षा, ये सभी कारण है। गरीबी और शिक्षा सब में कॉमन ही मिलेगा आपको। अब देखिए पीएम रोगों के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं इसका। तो पहला है मरासमस, अत्यधिक वजन घटने, ठीक है। इसके अत्यधिक वजन घटने, मांसपेशियों की कमजोरी, झुर्रीदार त्वचा, भूख की कमी और शरीर में वसा की न्यूनतम मात्रा। ध्यान देना है, अगर मरासमस है तो वसा की न्यूनतम मात्रा हो जाएगी, वसा की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है। यह ऊर्जा और पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है मरासमस, ठीक है, मरासमस। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्वाशियोरकर में क्या देखना है। क्वाशियोरकर में प्रोटीन की कमी के कारण होता है। अभी ऊपर मैंने आपको बताया ना, प्रोटीन की कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर और इसके लक्षणों में वृद्धि की रुकावट, बालों का पतलापन, ध्यान देना है, बालों का पतलापन, सूजन, मुख्य रूप से पैरों में सूजन आ जाता है, त्वचा रोग और मानसिक परिवर्तन शामिल होते हैं। त्वचा में भी कई प्रकार के फंगल हो जाते हैं। अब देखिए इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हो, पीईएम की रोकथाम कैसे कर सकते हो। रोग का प्रारंभिक पहचान और उपचार, ठीक है। सबसे पहले उसकी पहचान, फिर उसके बाद उपचार। संक्रमण से सुरक्षा, जिसमें टीकाकरण शामिल है, जो आप एनम बहन लोग संविदा वाले अभी कर रहे हो। परिवार के आहार में सुधार, ठीक है। स्तनपान को बढ़ावा देना, स्तनपान को बढ़ावा देना, ठीक है। अगले पॉइंट में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पर्याप्त पोषण प्रदान करना। बच्चों के आहार में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में पीईएम से पीड़ित बच्चों की निरंतर निगरानी करना और अनुवर्ती उपचार प्रदान करना। जो भी पीएम से पीड़ित बच्चों की निरंतर निगरानी करना और अनुवर्ती उपचार प्रदान करना। और कुपोषण की रोकथाम पर जन शिक्षा का प्रयास भी करना। तो ये सारे पॉइंट है रोकथाम। पीएम की रोकथाम के कितने पॉइंट मैंने बता दिया, 1 2 3 4 5। अब इनमें से किसी एक में से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। 5 और ये 6 7 8 पॉइंट है टोटल। अब देखिए विटामिन और खनिजों की कमी के कारण कमी, ठीक है। विटामिन और खनिजों, हेडिंग डालना है आपको नोटबुक में, विटामिन और खनिजों की कमी। विटामिन और खनिजों की कमी से कई बीमारियां होती हैं, जैसे पहला भैया बेरी प्रश्न बना है और बनता भी रहेगा, ठीक है, बना है बनता भी रहेगा। बेरी रोग आ गया, विटामिन B1 थायमीन की कमी से होता है, ठीक है। लक्षण कैसे पहचानेंगे कि इसको बेरी है, इसके क्या लक्षण हैं। तो सबसे पहले भूख में कमी, हाथों और पैरों में झुनझुनी, ठीक है, हाथ पैर ऐसा लगेगा कि मतलब झुनझुनाहट है, काम ही नहीं करता है। मांसपेशियों में कमजोरी, पक्षघात, हृदय का बड़ा होना और सांस लेने में कठिनाई, ठीक है। और उपचार कैसे करेंगे, बेरी का उपचार कैसे करेंगे, हमने लक्षण देख लिया, चलिए इसका उपचार भी देख लेते हैं। वह जो भी वयस्क हैं, ठीक है, प्रतिदिन 25 मिलीग्राम थायमीन 1 सप्ताह तक देना चाहिए। इसके बाद कम खुराक, जब तक कि लक्षणों में सुधार ना हो जाए, ठीक है। विटामिन बी से भरपूर आहार की सिफारिश की जाती है। जो भी खाना खा रहे हैं उनको बताया जाएगा कि भैया जिसमें विटामिन बी ज़्यादा है वही चीज़ आप ज़्यादा खाओ, ताकि जल्दी रिकवर हो पाए। देखिए पेलाग्रा नियासिन, ठीक है, नाइसिन की कमी या नियासिन आप बोल सकते हो, कमी से होता है। लक्षण क्या है, त्वचा में सूजन, दस्त, पागलपन, थकावट, दर्द, बेचैनी, उल्टी और बेहोशी, ये सभी लक्षण दिखाई देंगे तो आप समझ जाना पेलाग्रा का शिकार हो चुके हैं ये। इसका उपचार कैसे करोगे, उपचार में देखिए निकोटिनामाइड 50 मिलीग्राम, निकोटिनामाइड 50 mg के इंजेक्शन सप्ताह में 2 बार, ध्यान देना है। निकोटिनामाइड 50 mg के इंजेक्शन सप्ताह में 2 बार, फिर 1000 mg की खुराक दिन में 2 बार नियासिन से भरपूर खाद्य पदार्थ को शामिल किए जानी चाहिए। क्लियर। देखिए स्कर्वी, ध्यान देना, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। शिशुओं में स्कर्वी, पैरों में सूजन, मसूड़ों में खून बहना, अस्थि विकास में बाधा, ऐठन। देखिए स्कर्वी विटामिन सी, पैरों में सूजन, मसूड़ों में खून, थोड़ा सा भी अगर उनके मुंह में धक्का भी लग गया या किसी चीज़ से अपने हाथ से ही धक्का लग गया तो तुरंत उनके मसूड़े से खून आ जाएगा, ठीक है, तुरंत उनके मसूड़े से खून आ जाएगा। तो आप समझ जाना भैया इनको स्कर्वी की शिकायत है। और जो बोन होती है उसके विकास में भी बाधा होता है, ऐठन भी रहती है मांसपेशियों में। ये सारे लक्षण हैं स्कर्वी के, विटामिन सी की कमी से जो होता है। तो आपको 2 पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पे, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी से, ठीक है। और इससे क्या होता है, लक्षण इसके क्या है, मेनली जो लक्षण है मसूड़ों में खून ज़्यादा तक देखा जाता है, ठीक है। अब देखिए जो वयस्क हैं इसमें स्कर्वी, मसूड़ों में सूजन, जोड़ों में दर्द,
जोड़ों में भी दर्द होता है, वजन में कमी होती है, मांसपेशियों में शिथिलता होता है। ठीक है, उपचार कैसे करेंगे भैया? 1 सप्ताह के लिए 100 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ध्यान देना है। विटामिन सी पाने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड के इंजेक्शन, फिर 1 महीने तक प्रतिदिन 500 मिलीग्राम 500 mg की मौखिक खुराक विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए। लिम्सी का नाम सुना होगा, लिम्सी टेबलेट आता है, ठीक है, लिम्सी का टेबलेट आता होगा, सुना होगा आपने, ठीक है। अब आप कभी कभी गए होंगे, दांतों में दर्द होगा, ठीक है, दांतों में दर्द होगा तो वो आपको डॉक्टर विटामिन सी यानी लिम्सी का टेबलेट देते हैं, 500 mg का रहता है, बोलते हैं इसको दिन में 3 बार एक एक टेबलेट खाना है या चूसना है, ये बोलते हैं। जीरोप्थैल्मिया के बारे में देखिए, जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान देना है। जीरोप्थैल्मिया विटामिन ए की कमी से होता है, जिसमें आँखों में सूखापन, रतौंधी और बी टॉट्स स्पॉट जैसी समस्याएं होती हैं। ठीक है, उपचार कैसे करेंगे इसका? विटामिन ए की खुराक, पोषण शिक्षा और विटामिन ए से भरपूर आहार का सेवन। गाजर बोला जाएगा कि गाजर खाओ आप, ठीक है, ज़्यादातर सलाद के रूप में गाजर खाओ, गाजर का हलवा खाओ। अब देखिए रिकेट्स जो विटामिन डी की कमी से होता है, जिसमें अस्थियों से विकार उत्पन्न होते हैं, अस्थियाँ ज़्यादा प्रभावित होती हैं रिकेट्स में, ठीक है। लक्षण क्या देखना है आपको? हड्डियों का विकृत होना, नौकनी, धसी हुई छाती, दांतों के विकास में बाधा, दांत जो है आपके कमज़ोर भी हो जाते हैं, दांत में दर्द भी होते हैं, उसमें भी समस्या हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से। उपचार क्या करेंगे? विटामिन डी की खुराक और विटामिन डी से भरपूर पदार्थों का सेवन, ठीक है। अब देखिए आयोडीन, ध्यान देना है, आयोडीन की कमी के विकार से, ठीक है, आयोडीन की कमी से, देखिए जिसको आप शॉर्टकट में IDDD बोलते हैं, ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, तो इसको याद करना है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? धींगा, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म में, गर्भावस्था में गर्भपात और बच्चों में विकास और मानसिक विकास की समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है, इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। इसका रोकथाम आयोडीन युक्त नमक का उपयोग, जन शिक्षा और राष्ट्रीय आयोडीन कमी नियंत्रण कार्यक्रम भी होता है। देखिए फ्लोरोसिस, अब देखिए कुछ भारतीय राज्यों में जल में अधिक फ्लोराइड के कारण फ्लोरोसिस होता है, जो दंत और कंकाल संरचनाओं को प्रभावित करता है, ठीक है, कुछ राज्य हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश जैसे हुआ है। वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग, जल में फ्लोराइड को रासायनिक रूप से कम करना, फ्लोराइड युक्त उत्पादों का परहेज और जन शिक्षा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखना है लैथरिज्म के बारे में। क्या लैथरिज्म? अधिक मात्रा में कुसुम के दाल, ठीक है, ध्यान देना है, कुसुम के दाल के सेवन के कारण होता है, विशेष रूप से उन क्षेत्र में जहां भोजन 30% से अधिक निर्भरता इस दाल पर होती है, ठीक है, लैथरिज्म। लक्षण क्या है? चाल में बदलाव आ जाएगा, पैरों की मांसपेशियों का पतला होना, घुटनों की कमजोरी, ठीक है। रोकथाम, कुसुम के दाल का परहेज, विटामिन सी की मात्रा और जनशिक्षा। अब देखिए ड्रॉप्सी के बारे में। ड्रॉप्सी क्या है भैया? ड्रॉप्सी मिलावटी तेलों, विशेष रूप से अर्जेमोन मैक्सिकाना के साथ मिलाए गए सरसों के तेल के सेवन से होता है। लक्षण क्या है इसका? पैरों में सूजन, पेट में पानी जमा होना, ठीक है, आप अल्ट्रासाउंड कराओगे तो तुरंत आ जाएगा, फ्लूइड से लिख के आ जाएगा, ठीक है, पैरों में सूजन भी आ जाएगा, पेट में पानी जमा हो जाएगा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? एसाइड्स बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म में एसाइड्स बोलते हैं। बुखार और हृदय गति का बढ़ना। रोकथाम क्या? मिलावटी तेलों से बचें, पर्याप्त आराम करें और प्रोटीन और विटामिन से भरपूर आहार लें, ठीक है। अब देखिए पोषण देखभाल में एनम की भूमिका, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके पहले की जो हम रोल ऑफ हेल्थ वर्कर या फिर रोल ऑफ एनम, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं, वहाँ पे भी कवर किए थे, यहाँ पे भी कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके प्रश्न बना था यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी एनम 92-12 वाली भर्ती में डायरेक्ट इस हेडिंग से प्रश्न उठा लिया था, डायरेक्ट ऑप्शन दिया था, बताइए निम्नलिखित में से पोषण के देखभाल में एनम की भूमिका है, निम्नलिखित में से। तो 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों था, एक ऑप्शन दिया था डी, इनमें से सभी, तो आपको वही इनमें से सभी करना था, डी वाला ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे एनम सहायक नर्स, मिडवाइफ और FHW,
FHW फीमेल हेल्थ वर्कर, ठीक है, फीमेल हेल्थ वर्कर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ब्रैकेट में महिला। पिछली बार वाली जो भर्ती आई थी किस नाम से आई थी जानते हैं? पिछली बार जो 92-12 की भर्ती आई थी वो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता लिख के आई थी, लेकिन इस बार जो भर्ती आई है जानते हैं क्या लिख के आया है? लिख के आया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फिर उसके बाद ब्रैकेट में महिला लिख के आया है। देखिए एनम एनम का पोस्ट बाहर देखभाल में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, उनके कार्यों में शामिल है। पहला क्या है भैया? जन्म से पहले क्या रोल अदा करती है एनम पोषण के मामले में? तो पहला कि ये गर्भवती महिलाओं की पहचान और उनकी जल्द पंजीकरण, नियमित चेकअप, उचित आहार और गर्भावस्था के दौरान आराम की शिक्षा देना। भैया आप पहचान करते हो ना, आपके आशा मदद करती है ना, आशा लोग जो रहती हैं ये तो मदद ही करती हैं। आप उनसे पूछते हो कि गर्भवती महिलाएं किनको डिलीवरी होने वाली है, उनका प्रॉपर तरीके से रजिस्टर बनाते हो, ठीक है, हर एक चीज़ करते हो। तो गर्भवती टीकाकरण भी करते हो, टीके का इंजेक्शन लगाते हो ना। तो गर्भवती महिलाओं की पहचान और उनकी जल्द पंजीकरण, नियमित चेकअप, उचित आहार और गर्भावस्था के दौरान आराम की शिक्षा। अब देखिए जन्म से 6 महीने तक, अब जन्म से 6 महीने तक आपका क्या रोल रहेगा वहाँ पे? आप बच्चों को जन्म के समय वजन लेना, ठीक है, जन्म के 30 मिनट के भीतर स्तनपान शुरू करने के लिए बच्चों का जन्म के समय वजन लेना, आप वेट कर लेते हो, जन्म के 30 मिनट के भीतर स्तनपान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना और माताओं को पहले 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान की सलाह देना, ठीक है, क्या पहले 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान की सलाह देना, ये आपका रोल रहेगा। कि बच्चा हो गया है, ठीक है, बच्चा हो गया है तो आप जो है वहाँ पे प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है, कि 30 मिनट के भीतर स्तनपान शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और माताओं को पहले 6 महीने तक विशेष रूप से स्तनपान की सलाह देंगे कि भैया 6 महीने तक बच्चे को अच्छे से आप स्तनपान कराएं, ठीक है। दूध पिलाइए नहीं कि आपको बाज़ार से मार्केट से पाउडर लाना है, ठीक है, जो आप भर के कई प्रकार के पाउडर आते हैं ना, नेस्टोजन लैक्टोजन करके आते हैं, सेरिलैक करके आते हैं, बहुत सी महिलाएं यही करती हैं, बोलती हैं दूध ही नहीं हो रहा है। ये चीज़ होता है कि दूध ही उतना नहीं होता है पर्याप्त मात्रा में कि बच्चों को पिला पाए। देखिए परिवार को पूरक ठोस खाद्य पदार्थों के बारे में मार्गदर्शन करना, बच्चों की वृद्धि की निगरानी करना ताकि कुपोषण को रोका जा सके, ठीक है। सामान्य देखभाल में कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए संदर्भित करना, पोषण शिक्षा देना और 5 वर्ष तक के बच्चों के पोषण को बढ़ावा देना ताकि एनीमिया, पीईएम, ठीक है, पीईएम, ठीक है, और रिकेट जैसी बीमारियों को रोका जा सके, सामान्य देखभाल में आ जाएगा, ठीक है। निष्कर्ष में क्या देखोगे आप? निष्कर्ष में देखना है कि सारा कुछ क्या रोल रहता है, उसको एक आप सारांश के रूप में आप पढ़ सकते हो कि कुपोषण और पोषण संबंधी बीमारियां विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या है। पूरा ये आपके चैप्टर का निष्कर्ष है। कुपोषण और पोषण संबंधी बीमारियां विकासशील देशों में एक गंभीर समस्या है। इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए उचित पोषण, शिक्षा, संतुलित आहार और स्वास्थ्य सेवाओं को व्यापक प्रचार प्रसार आवश्यक है। पोषण की उचित देखभाल और आहार में सुधार के द्वारा कुपोषण से होने वाली बीमारियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और लोगों को सही पोषण के महत्व को समझाना भी अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए, अब जो आपने थियरी ऊपर पढ़ा है इन सारे के एमसीक्यू हम बना लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शंस लेंदी रहेंगे, प्रश्न भी लेंदी रहेंगे, जो आपकी भर्ती परीक्षा में आते भी हैं, लेंदी ही ऑप्शन आते हैं और आने वाला भी है। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में पेन से लिख लेना है प्रश्न को, उसके बाद ऑप्शन आपको देखना है, प्रश्न को पढ़ना है, एक बार नहीं 2 बार पढ़ना है, फिर ऑप्शन को पढ़ना है, उसके बाद जो सही आंसर लगे उसको आप खुद ट्राई करिए। तो ये जो जैसा अभी प्रश्न दिखाई दे रहा है इसको आप कॉपी से लिख लो, कॉपी पेन से लिख लो। पूछा है कि कुपोषण का क्या अर्थ है और यह किन कारणों से होता है। अब ऑप्शन नंबर ए, कुपोषण का क्या अर्थ है और किन कारणों से होता है। ऑप्शन दिया है, विकल्प ए दिया है, कुपोषण का अर्थ पोषक तत्वों की कमी से है जो भोजन में आवश्यक तत्वों की अनुपलब्धता के कारण है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, कुपोषण का अर्थ पोषक तत्वों की अधिकता से है जो
अत्यधिक भोजन करने के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है, ऑप्शन नंबर सी दिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिया है क्या? ऑप्शन नंबर सी दिया है कुपोषण का अर्थ शरीर में आवश्यक मात्रा में पोषक तत्वों की अधिकता या कमी दोनों से होता है। और ऑप्शन डी दिया है कुपोषण का अर्थ केवल कैलोरी की कमी से होता है। ध्यान देना, एक वर्ड आ गया है, एक वर्ड आ गया जो मैं बोला हूँ, शुरू से ही बोला हूँ, केवल आते ही आपका जो प्रश्न का तरीका है उसको नकारात्मक में ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड आ गया केवल, तो इसको आप बिना आगे पढ़े ही आप काट कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपर थियरी में आपने भर भर के पढ़ा है, भर भर के मैं पढ़ा चुका हूँ थियरी में कि कुपोषण का अर्थ पोषक तत्वों की कमी से है। पोषक तत्वों की कमी है तो वह बंदा कुपोषण का शिकार हो जाएगा। और जो भोजन में आवश्यक तत्वों की अनुपलब्धता के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, व्याख्या भी आप पढ़ते जाना और नोट्स बनाते जाना। कुपोषण का अर्थ पोषक तत्वों की कमी से है, जो भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी के कारण होता है। यह तब होता है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, जिससे शरीर की कार्यक्षमता और विकास प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर सेकंड आप कॉपी पेन में लिख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको ऑप्शन देखें और आप आंसर बता पाओ। देखिए, पोषण संबंधी एनीमिया क्या है और इसके मुख्य कारक क्या है। एनीमिया क्या है और इसके मुख्य कारक पूछा है। ध्यान देना है, एनीमिया क्या है और इसके मुख्य कारक क्या है, ये सारे हमको बताना है। ठीक है, ये सब कुछ बताना है। तो भैया ऑप्शन आपके सामने है। पोषण संबंधी एनीमिया शरीर में आयरन और फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है, ये है क्या? और दूसरा ऑप्शन दिया है पोषण संबंधी एनीमिया मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी। नहीं भैया, प्रोटीन की कमी से मैंने क्या बताया था, क्वाशियोकर होता है। ठीक है, और सी वाला ऑप्शन है पोषण संबंधी एनीमिया का मुख्य कारण कैल्शियम की कमी होता है। नहीं भैया, कैल्शियम की कमी से आपको रिकेट्स बताया था, विटामिन डी की कमी से और भी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, और देखिए पोषण संबंधी एनीमिया हड्डियों को कमजोरी से उत्पन्न होता है। नहीं भैया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला भी आप देख लो, डी वाला बोल रहा है कि पोषण संबंधी एनीमिया हड्डियों की कमजोरी से उत्पन्न होता है, जिससे पोषक तत्वों का योगदान नहीं होता। ये तो ऐसे ही काट देंगे आप, कैल्शियम भी आप काट दोगे और प्रोटीन की कमी भी आप काट दोगे, तो भैया बचा क्या? ऑप्शन नंबर ए ही बचा ना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। व्याख्या है, व्याख्या पढ़ सकते हो आप। पोषण संबंधी एनीमिया शरीर में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी के कारण होता है। यह पोषक तत्व लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं और उनकी कमी से हीमोग्लोबिन का स्तर घट जाता है। क्लियर? प्रश्न नंबर थर्ड देखना है और बनाना है। प्राथमिक कुपोषण की पहचान किस प्रकार की जाती है? प्राथमिक कुपोषण की पहचान किस प्रकार की जाती है? ऊपर थियरी में भर भर के आपने पढ़ा है, ये आपके प्रश्न हैं और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कि जब भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो। ऑप्शन बी है जब शरीर पोषक तत्वों का सही उपयोग नहीं कर पाता है। ऑप्शन सी है जब शरीर को अत्यधिक पोषक तत्व मिलते हैं जब भोजन में अधिक मात्रा कैलोरी होती है। ये गलत, ये गलत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्राथमिक कुपोषण की पहचान तब होती है। प्राथमिक कुपोषण को चाहे ना अपने थियरी पढ़ा, प्राथमिक कुपोषण की पहचान किस प्रकार की जाती है, तो भैया हमने आपको थियरी में अच्छे से समझा दिया था। जब भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो तो वो आपकी प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक पोषण की कमी कहलाती है। प्राथमिक कुपोषण की कमी कहलाती है। प्राथमिक कुपोषण का उदाहरण ही बताया है कि भोजन में जब पोषक तत्व की कमी हो तो वो प्राथमिक कहलाती है। जब शरीर को पोषक तत्वों का सही उपयोग नहीं कर पाता, ये तो आपका द्वितीयक हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन द्वितीयक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी वाला तो कैलोरी से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राथमिक कुपोषण की पहचान तब होती है जब भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी होती है। जो आप भोजन खा रहे हो उसमें पोषक तत्वों की कमी है तो भैया समझ जाना प्राथमिक कुपोषण। ठीक है, प्राथमिक कुपोषण का ये पहचान है। ठीक है, यह विशेष रूप से तब होता है जब भोजन की मात्रा या क्वालिटी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी में पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं। क्वालिटी और क्वांटिटी में पोषक तत्व पर्याप्त नहीं होते हैं जो आप भोजन खा रहे हो। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है।
प्रश्न नंबर नेक्स्ट क्या है भैया, 4th नंबर है, कॉपी पेन में लिख लेना है। पोषण संबंधी एनीमिया का प्राथमिक उपचार क्या है? एनीमिया का प्राथमिक उपचार पूछा है। पहला ऑप्शन दे रखा है फोलिक एसिड, विटामिन बी12 के इंजेक्शन देना, या फिर नियमित व्यायाम और सेवन में वृद्धि, ठीक है, या फिर रोगी को आयरन की गोलियां देना, उससे रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर को सुधारना। बताइए। ऑप्शन नंबर डी दिखाई दे रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी है रोगी को कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक देना। ठीक है, डी वाला क्या सही है बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर देखिए, प्राथमिक उपचार हो रहा है तो भैया रोगी को आयरन की गोलियां देना और उसके रक्त में हीमोग्लोबिन स्तर को सुधारना। ठीक है, ये प्राथमिक उपचार रहेगा। मेन फोकस उसके हीमोग्लोबिन का लेवल जो है, ठीक है, इंक्रीज करना रहेगा आपका। ठीक है, देखिए इसका प्रश्न यहाँ उत्तर व्याख्या दिया है। पोषण संबंधी एनीमिया का उपचार आयरन की गोलियां देकर किया जाता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाया जा सके। इसके अलावा फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की कमी भी ठीक किया जाता है। देखिए प्राथमिक कमी यहाँ ऑप्शन में दिया है, ठीक है, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 की इंजेक्शन देना, लेकिन ये प्राथमिक उपचार में, ठीक है, प्राथमिक उपचार ऑप्शन यहाँ पे आप पढ़ो। प्राथमिक उपचार क्या होता है? प्राथमिक उपचार जो हमारा सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना ए और सी में। रोगी को आयरन की गोलियां देना और उसके रक्त स्तर में हीमोग्लोबिन स्तर को, ये लाइन जो लिख दिया है यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके रक्त में हीमोग्लोबिन एचबी लेवल को सुधारना। अब वो आप इंजेक्शन से भी कर सकते हो। विटामिन बी12 का इंजेक्शन जो फोलिक एसिड है और विटामिन बी12 का इंजेक्शन भी दे सकते हो, और आयरन की गोलियां तो देना ही देना है भैया, ये तो प्राथमिक उपचार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5 बनाना है आपको। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण पीईएम में किस प्रकार की बीमारियां होती है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ए ऑप्शन है मरासमस और क्वाशियोरकर, या फिर एनीमिया और रिकेट्स, या फिर स्कर्वी और पेलाग्रा, या फिर बेरी और जीरोप्थाल्मिया। ये आपने ऊपर पढ़ा है तो यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं बनाने में। आपको हमने ऊपर पढ़ा दिया है कि भैया प्रोटीन की कमी से क्या होता है। यहाँ पे लिखा है ना, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में किस प्रकार की बीमारियाँ होती है, तो ये क्वाशियोरकर, ठीक है, ये क्वाशियोरकर जो दिखाई दे रहा है, मरासमस जो दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऊपर आपने थियरी पढ़ा होगा तो प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगर थियरी नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत होगी। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, जिसका नाम पीईएम में मरासमस और क्वाशियोरकर बीमारियां होती है। ये बीमारियां बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण होता है। ध्यान देना, ये बीमारियां बच्चों में प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के कारण होता है। ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इनमें शरीर के समान वृद्धि प्रभावित होते हैं। अब देखिए स्कर्वी आपको बताना है। स्कर्वी किस पोषक तत्व की कमी से होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। ये व्याख्या आपको पढ़ना है, व्याख्या आप पढ़ लेना। देखिए प्रश्न नंबर 7 देखना है। पूछा है कि बेरी रोग का कारण क्या है? ये भी बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, इन सब का उत्तर तो बताना ही नहीं चाहिए आपको। इस यहाँ पे व्याख्या पढ़ सकते हो आप। प्रश्न नंबर देखिए, ये भी टाइपिंग में लेथेरिज्म होगा। ठीक है, रोग किस कारण से होता है? ठीक है, अत्यधिक कुसुम के दाल के सेवन। आपको थियरी में बताएं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 9 देखना है। पोषण संबंधी पूछा है क्या? पोषण संबंधी रोग में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होता है? ये भी आपको ऊपर बता दिए, रिकेट्स से। इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, व्याख्या आप देख सकते हो। अब देखिए फ्लोरोसिस किस कारण से होता है? ये भी थियरी में आपको बताए हैं। पानी में अधिक फ्लोराइड की मात्रा के कारण होता है। ये भी आपका ऑप्शन नंबर है। ठीक है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। फ्लोरोसिस पानी में अधिक फ्लोराइड की मात्रा के कारण होता है। ये बीमारियाँ दांतों और हड्डियों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, और इससे बचने के लिए वैकल्पिक जल स्रोतों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखना है। प्राथमिक और द्वितीयक कुपोषण में क्या मुख्य अंतर है? अब ध्यान देना है, प्राथमिक और द्वितीयक कुपोषण में क्या मुख्य अंतर है। प्राथमिक कुपोषण में पोषक तत्वों की कमी होती है, जबकि द्वितीयक कुपोषण में पोषक तत्वों का सही उपयोग नहीं होता है। जी हाँ, अभी आपको यही ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे का पढ़िए मत। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है।
प्राथमिक कुपोषण तब होता है जब भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है, जबकि द्वितीयक कुपोषण तब होता है जब शरीर में पर्याप्त पोषक तत्व होते हुए भी उनका सही उपयोग नहीं हो पाता है। यह स्थिति विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को कारण उत्पन्न हो सकती है। तो आपको याद हो जाना चाहिए। अब तो थियरी आपको याद हो रही होगी धीरे धीरे, क्योंकि एमसीक्यू के माध्यम से सारा कुछ आपके दिमाग में सेट हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बात कुपोषण के कारणों में से एक नहीं है? गलत खाने पीने की आदतें, ये है, आपको हमने बताया था ना। खाद्य आपूर्ति में कमी, ये भी है। अच्छी पोषण शिक्षा या फिर गरीबी और अशिक्षा, नहीं भैया, ये आपका देखिए नहीं है, पूछा है, ठीक है। अच्छी पोषण और शिक्षा आप देंगे तो भैया ये चीज़ कहाँ पे हो पाएगी यार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। थियरी आपने पढ़ा होगा तो प्रश्न बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अच्छी पोषण शिक्षा कुपोषण का कारण नहीं है, बल्कि यह समाधान है। कुपोषण के कारण गलत खाने पीने की आदतें, खाद्य आपूर्ति में कमी, गरीबी जैसी समस्याएं हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 बनाना है। निम्नलिखित में से किस बीमारी को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का हिस्सा माना जाता है? अभी आपने इस संबंधित प्रश्न देखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मरासमस और क्वाशियोरकर मैंने बताया था। ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मरासमस प्रोटीन और कुपोषण का एक प्रकार है जिसमें शरीर अत्यधिक वजन कम करता है और मांसपेशियों में कमजोरी आती है। यह विशेष रूप से बच्चों में देखा जाता है जहाँ शरीर को आवश्यक ऊर्जा और पोषण नहीं मिल पाता, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 देखना है। विटामिन सी की कमी से होने वाले स्कर्वी के लक्षण कौन से हैं? लक्षण कौन से हैं? थकान, मांसपेशियों में दर्द और वजन कम। हमको मसूड़ों में खून देखना है। जिस ऑप्शन में मसूड़ों में सूजन या खून आ जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। देखिए कौन सा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन नंबर बी में, मसूड़ों में सूजन, खून आना और हड्डियों में कमजोरी, तो यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी किसी में है क्या? त्वचा में सूजन है, दृष्टि में समस्या तो होगा नहीं भैया, रतौंधी में होता है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी पढ़ सकते हो। स्कर्वी के लक्षणों में मसूड़ों में सूजन और खून, ठीक है, मसूड़ों में सूजन और खून आना शामिल है जो विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। इसके अलावा हड्डियों में कमजोरी भी होती है। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी बात पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम में सहायक होती है? बच्चों को नियमित वजन मापना, ये है, ठीक है। केवल एक खाद्य समूह पर निर्भर, केवल आ गया, इसको आप काट दो। हफ्ते में एक बार व्यायाम करना, ये भी काट दो। स्वास्थ्य जांच को नज़रअंदाज करना, ये भी काट दो। तो यही इसका करेक्ट हो जाएगा। रोकथाम पूछा है ना यार, कौन सी बात पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की रोकथाम में सहायक होती है? वजन मापना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पढ़ सकते हो व्याख्या। प्रश्न नंबर 16 देखना है। प्रश्न नंबर 16 बोल रहा है कि विटामिन डी की कमी से होता है। सभी को पता है, रिकेट्स, ये रिपीटेड प्रश्न है, ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। 17 नंबर देखिए, कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार को कौन सी योजना अपनानी चाहिए? केवल खाद्य आपूर्ति बढ़ाना, या फिर केवल आ गया तो वैसे ही कट जाएगा। जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना, शिक्षा के बजाय केवल स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। केवल आ गया ना उसमें भी। और यहाँ पे देखिए, केवल धन, केवल जिसमें है उसको काट देना, इसमें केवल काट देना, इसमें केवल काट देना, बचा भी, यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जन जागरूकता कार्यक्रम चलाना कुपोषण को प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। इसमें लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जानकारी मिलती है और वे सही खान पान की आदतें अपना सकते हैं। क्लियर? अभी हम आपको दिखाएंगे। इतना आप सोच रहे हो इतना आसान प्रश्न आता है क्या? आया हुआ है भैया। कौन सी स्थिति पोषण संबंधी एनीमिया का संकेत देता है? बढ़ा हुआ भूख लगना है क्या? नहीं। थकान, कमजोरी और चक्कर आना, शरीर में अधिक ऊर्जा का अनुभव होना, वजन में वृद्धि होना, भैया ये सब नहीं होगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18 का बी। 18 का बी व्याख्या देख सकते हो। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर है क्या? निम्नलिखित में से कौन सी बात लेथेरिज्म के उपचार में सहायक होती है? तो कुसुम की दाल का सेवन, ये भी रिपीटेड है, आगे हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। इसका देखिए, सही पोषण और विटामिन सी का सेवन। देखिए प्रश्न नंबर 20 देखना है। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी आयोडीन की कमी, ये भी ग्वाइटर हो, आप सभी को पता है, इसको भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्न नंबर 21 देखना है। एनीमिया के उपचार में
निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया सबसे प्रभावी मानी जाती है? केवल हरी सब्जी खाना, केवल आ गया काटो। 200 मिलीग्राम लोहे की गोलियां 3 बार, ठीक है, आयरन की गोलियां कहने का मतलब 3 बार दिन में लेना। जी हाँ, यही तो सही है। बाकी ये सी वाला भी गलत, केवल आ गया है। नियमित व्यायाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। व्याख्या आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। एनीमिया के उपचार में 200 mg मिलीग्राम लोहे की, ठीक है, लोहे की गोलियां 3 बार दिन में लेना सबसे प्रभावी मानी जाती है। यह आयरन की कमी को जल्दी से दूर करने में मदद करती है, ठीक है। शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। क्लियर। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछा है थायमीन। थायमीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बेरी विटामिन B1, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हो, ठीक है। व्याख्या आप देख सकते हो, यहाँ पे व्याख्या है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है, जिसके लक्षणों में भूख की कमी, हाथों पैरों में सुन्नता और मांसपेशियों की कमजोरी शामिल है। क्लियर। अब देखिए प्रश्न नंबर 23 देखना है, क्या कारण है कि प्रश्न नंबर 13 देखना है कि क्या क्या कारण है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण भारत में एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है? ऑप्शन ए देखना है, खाद्य आपूर्ति की अधिक होना, या शिक्षा का प्रचुर होना, या फिर अधिक अधूरा भोजन और आर्थिक समस्या, या फिर डी स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अधूरा भोजन और आर्थिक समस्याएं। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो व्याख्या में, अधूरा भोजन और आर्थिक समस्याएं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को बढ़ाती हैं। इन कारणों से कई लोग पर्याप्त पोषण प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विशेष रूप से बच्चों में यह समस्या अधिक होती है। क्लियर। प्रश्न नंबर 24 देखना है। प्रश्न नंबर 24 है क्या भैया, दांतों और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? ठीक है, सभी को पता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 देखना है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण जेरोप्थेल्मिया का है? खांसी और बुखार, रात में देखने में कठिनाई और सूखी आंखें। जी हाँ, बी वाला करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब गलत है, ठीक है। जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, जिससे रात में देखने में कठिनाई और आंखों में आंसू आ जाते हैं, ठीक है, सूखापन आ जाते हैं, ड्राइनेस, ठीक है, सूखापन, आंसू नहीं सूखापन। अब देखिए प्रश्न नंबर 26 देखना है, भारत में कुपोषण के मामलों को कम करने के लिए कौन सी योजना सबसे प्रभावी है? राष्ट्रीय कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर इसका बताइए क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। थियरी में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। व्याख्या आप यहाँ पे देख सकते हो, राष्ट्रीय कुपोषण नियंत्रण कार्यक्रम भारत में कुपोषण के मामलों को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। यह पोषण संबंधी शिक्षा, स्वस्थ आहार और बच्चों की विकास की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है। क्लियर। देखिए प्रश्न नंबर 27, लेथरिन से पीड़ित व्यक्ति में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? ऑप्शन से आपके पास बताइए। ऑप्शन ए है मांसपेशियों में वृद्धि, पैरों में कमजोरी और चलने में कठिनाई, वजन में बढ़ोतरी, या फिर मानसिक विकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीड़ित व्यक्ति में पैर में कमजोरी और चलने में कठिनाई दिखाई देती है। लेथेरिस दाल के अत्यधिक सेवन के कारण होता है, जो मस्तिष्क और मांसपेशियों को प्रभावित कर सकता है। देखिए प्रश्न नंबर 28 देखना है। प्रश्न नंबर 28 पूछा है, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति आयोडीन की कमी का संकेत देती है? ठीक है, ये भी रिपीटेड है। देखिए कौन सा उपाय पीईएम को रोकने में मदद करता है? बच्चों को अनियमित वजन मापना, या फिर शारीरिक स्वास्थ्य, ये भी रिपीटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। परिवार में बेहतर पोषण शिक्षा देना पीएम को रोकने में मदद करता है। यह लोगों को स्वास्थ्य आहार की आवश्यकता को बारे में जागरूक करता है और सही पोषण की आदतों में विकसित करने में सहायता करता है, ठीक है। स्कर्वी का उपचार कैसे किया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे पोषण का आकलन, ठीक है। पोषक तत्व हमारे जीवन का एक आवश्यक हिस्सा है। शारीरिक वृद्धि और संक्रमण से बचाव के लिए उचित मात्रा में पोषक तत्वों से युक्त आहार जरूरी है। क्लियर। ये नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कुपोषण से बच्चों को बचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुपोषण और अल्प पोषण बच्चों को विकास और स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विकासशील देशों में अशिक्षा, जानकारी की कमी,
खराब जीवन स्थितियां और अपर्याप्त आर्थिक स्थिति के कारण कुपोषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है। ठीक है, देखिए कुपोषण को रोकने के सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक ठीक है सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक उपाय पोषण आकलन है, ताकि पोषण तत्वों की कमी और उनके दुष्प्रभावों का समय रहते समाधान किया जा सके। ठीक है, अब देखिए पोषण सर्वेक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट में दे रखा है कि सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों का वजन और लंबाई मापना, ये जरूरी होता है। जो एनम का कार्य है, ठीक है, एनम की भूमिका है, तो सभी आयु आपको देखिए संविदा पे आप काम कर रहे होंगे, आपको वेट मशीन भी मिला होगा। ठीक है, कांच की होगी वेट मशीन, कांच की होगी। ठीक है, छोटा सा इतना बड़ा सा रहता है, कांच का मशीन होगा। ठीक है, कांच का होगा। और वृद्धि दर को मूल्यांकन करना, सभी आयु वर्ग के व्यक्तियों को वजन और लंबाई मापना तथा बच्चों की वृद्धि दर का मूल्यांकन करना। दूसरे पॉइंट में बोला है कि आहार संबंधी कमियों की प्रचलनता का पता लगाना और उनके कारण उत्पन्न रोगों के नैदानिक लक्षणों और संकेतों की पहचान करना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है पोषण स्थिति आनंद। देखिए पोषण स्थिति का आकलन, भूमिका और महत्व। पोषण का आकलन समुदाय में, ठीक है, कम्युनिटी में पोषण की स्थिति का पता लगाने और कुपोषण जैसी समस्याओं को समझने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। कुपोषण एक वैश्विक समस्या है और इसे दूर करने के लिए एक सुव्यवस्थित और सटीक आकलन जरूरी होता है। ठीक है, कि विभिन्न पोषण आकलन तरीकों से हम यह जान सकते हैं कि किसी समुदाय के लोगों को पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, आकलन करोगे आप अपने सेंटर में। ठीक है, जो आपको सेंटर अलॉट किया गया उस सेंटर में जाके आप इस चीज़ का आकलन करके पता लगा सकते हैं कि भैया पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं कि जो आपके समुदाय के लोग हैं, जो आपके कम्युनिटी के लोग हैं, ये पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। पोषण स्थिति का आकलन का उपयोग केवल शारीरिक स्थिति को समझने के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य में सुधार, सही खाद्य चयन और विभिन्न पोषण संबंधी हस्तक्षेपों की योजना बनाने में भी किया जाता है। अब देखिए पोषण स्थिति आकलन के तरीके। पोषण स्थिति के आकलन के तरीके। पोषण स्थिति का आकलन करने के दो मुख्य तरीके होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये दोनों तरीके हमारे स्वास्थ्य के अलग अलग पहलुओं पर केंद्रित होते हैं और साथ मिलकर पोषण व्यापक विश्लेषण प्रदान करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है भैया, पहले देखिए प्रत्यक्ष तरीके से हम देख लेंगे। प्रत्यक्ष तरीके के विभिन्न शारीरिक मापदंड जैसे वजन, ऊंचाई, त्वचा की मोटाई और रक्त या मूत्र में पोषक तत्वों की स्तर का आकलन करते हैं। अब देखिए इसमें एक होता है एंथ्रोपोमेट्रिक माप। इसमें क्या होता है कि मानव माप। ठीक है, मानव माप इस विधि में शरीर की ऊंचाई, वजन और शरीर की त्वचा की मोटाई मापी जाती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन का माप हमें यह बता सकता है कि उनकी शारीरिक वृद्धि समान है या वे कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी लंबाई, ठीक है, हमारी लंबाई सपोज दैट 1.67 सेंटीमीटर है। ठीक है, और हमारा वेट कितना है भैया, 45 kg, तो हम कुपोषण का शिकार कहेंगे क्योंकि लंबाई के अनुसार हमारा वेट नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब देखिए आयु। पोषण स्थिति का आकलन करते हुए उस व्यक्ति की सही उम्र जानना आवश्यक है। आयु का सही निर्धारण करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल रिकॉर्ड या परिवार से जानकारी ली जा सकती है। अब देखिए वजन में यह आकलन, ठीक है, यह आकलन पोषण स्तर का एक महत्वपूर्ण माप है। व्यक्ति के वजन के आधार पर उनके कुपोषण की स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए भैया श्रेणी 1, ठीक है, इसको श्रेणी 1, शरीर का वजन सामान्य का 90 से 75% होता है। शरीर का वजन सामान्य का 90 से 75% होता है। श्रेणी 2 में शरीर का वजन सामान्य का 75 से 60% होता है। श्रेणी 3 में शरीर का वजन 60% से कम होता है। ठीक है, कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, अब देखिए ऊंचाई में किसी व्यक्ति की ऊंचाई वजन को मिलाकर उनकी बॉडी मास इंडेक्स
बीएमआई की गणना की जाती है। बीएमआई कुपोषण और मोटापे की जानकारी देता है। ध्यान देना, बीएमआई किसकी जानकारी देता है? कुपोषण और मोटापे की जानकारी देता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों की ऊंचाई मापते समय उन्हें लेटाकर मापा जाता है। ठीक है, उन्हें लेटाकर मापा जाता है, जबकि 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को खड़ा करके मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए त्वचा की मोटाई में क्या करेंगे। त्वचा की मोटाई देखिए ट्राइसेप्स पर त्वचा की मोटाई मापकर शरीर की वसा और मांसपेशियों के भंडार का आकलन किया जाता है। इसे मापने के लिए कैलिपर्स का उपयोग किया जाता है। यह माप वसा का अनुमान लगाने में सहायक होता है और उसे पोषण आकलन में शामिल किया जाता है। क्लियर। अब देखिए क्लिनिकल आकलन में क्या करेंगे। क्लिनिकल संकेत यह पोषण स्थिति के आकलन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें विशेष रूप से उन संकेतों की पहचान की जाती है जो शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दर्शाते हैं, जैसे बालों का टूटना, त्वचा में शुष्कता, मुंह के छाले, आंखों में सूजन। इन सभी के संकेतों का मूल्यांकन करके पता चलता है कि किस पोषक तत्व की कमी है। इसके लिए क्लिनिकल संकेतों का एक स्कोर कार्ड तैयार किया जाता है। क्लियर। जिसे व्यापक पोषक सर्वेक्षणों में उपयोग किया जा सकता है। अब देखिए जैव रासायनिक परीक्षण में क्या आ जाएगा। जैव रासायनिक परीक्षण में जैसे कि भैया जैव रासायनिक परीक्षण के माध्यम से रक्त और मूत्र में पोषक तत्वों का स्तर देखा जाता है। उदाहरण के लिए आयरन की कमी एनीमिया का संकेत देती है। विटामिन ए की कमी आंखों की समस्या का कारण बन सकती है। जैव रासायनिक मापने में कुछ प्रमुख प्रशिक्षण होते हैं, जैसे कि बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट है। ठीक है, बायोकेमिकल ब्लड टेस्ट इस विधि से शरीर में ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, आयरन और विटामिन के स्तर की जांच की जाती है। क्लियर। वहीं पे आपका रेडियोग्राफिक और शारीरिक आकलन में क्या देखेंगे आप। इस प्रकार का आकलन आमतौर पर हड्डियों और दांतों पोषक तत्वों की कमी के प्रभाव को मापने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए हड्डियों की कमजोरी और मुड़ाव, रिकेट्स का पता रेडियोग्राफिक आकलन द्वारा लगाया जा सकता है। इस विधि से रिकेट, स्कर्वी और कैलोरी कुपोषण का। ठीक है, अब देखिए ये सभी हमने जो पढ़ा भी डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट तरीका था। अब देखिए इनडायरेक्ट में क्या देखेंगे, अप्रत्यक्ष में क्या देखेंगे। अप्रत्यक्ष तरीके में क्या देखेंगे। अप्रत्यक्ष तरीके पोषण का आकलन कुछ अलग दृष्टिकोण से करते हैं। इनमें से बाहरी ऊतकों में से होने वाले बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है और पोषण की कमी या असंतुलन के संकेत दे सकते हैं। अप्रत्यक्ष तरीके विभिन्न पोषक तत्वों की कमी का संकेत देते हैं, परंतु यह विधि अभी प्रयोगात्मक और व्यापक उपयोग में नहीं है। ये जो विधि अप्रत्यक्ष तरीके वाला जो अप्रत्यक्ष का तरीका है, ये अभी प्रैक्टिकल और ज़्यादा व्यापक में नहीं है। ठीक है, व्यापक उपयोग में नहीं है। अब देखिए बाल, त्वचा और आँखों का आकलन। ये त्वचा की शुष्कता, बालों का टूटना, आँखों की चमक में, ये सभी देखिए अप्रत्यक्ष तरीका है। कमी, पोषण असंतुलन के संकेत हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो सकती है, जबकि प्रोटीन की कमी बालों के झड़ने का कारण बन सकती है। क्लियर। अब देखिए स्थानीय खाद्य स्रोतों की पहचान और उनका पोषण मूल्य। भारत के विभिन्न हिस्सों में खाद्य तैयार करने के पारंपरिक तरीके भी अलग अलग होते हैं। भोजन की विभिन्न विधियाँ भोजन के पोषण मूल्य को प्रभावित करती हैं। स्थानीय खाद्य स्रोतों की पहचान करना जरूरी है, ताकि क्षेत्र विशेष के लोगों को उनके पारंपरिक भोजन में ही सभी पोषक तत्व प्राप्त हो सकें। यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद होता है, बल्कि लोगों के बीच पोषण जागरूकता को भी बढ़ाता है। देखिए थियरी लेंदी है, लेकिन चीज़ें समझने की कोशिश करिए। जैसे कि भैया भारत के विभिन्न हिस्सों में खाद्य तैयार करने के पारंपरिक तरीके के अलग अलग होते हैं। जैसे भोजन की विभिन्न विधियाँ भोजन के पोषण मूल्य को प्रभावित करती हैं। स्थानीय खाद्य स्रोतों की पहचान करना जरूरी है, ताकि क्षेत्र विशेष के लोगों को उनको पारंपरिक भोजन में सभी पोषक तत्व प्राप्त हो। सपोज दैट आपके गांव में कई कई जगह पे हर एक चीज़ की उपलब्धता नहीं होती ना। जैसे हमारे आसपास के एरिया में भैया सबसे ज़्यादा आलू होता है। ठीक है, आलू होता है और बाकी की चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो हमको बाकी के चीज़ें तो नहीं मिल पा रहा है,
आपने देखा होगा, ठीक है भैया, बाजार से कितना खरीद के खाओगे? अगर घर की खेती है, घर पे वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं होता है, हम संकोच भी नहीं करते हैं। जब भी मन इच्छा हुआ या डेली खाने का इच्छा हुआ या कभी कभी खाने का हुआ, तुरंत खेत में जाके प्राप्त कर सकते हैं, खेत में जाके उस चीज़ को ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है। इसलिए स्थानीय हिस्सों को देखते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे सारे स्रोत उपलब्ध हैं कि नहीं पोषक तत्व के। अब देखिए विभिन्न खाद्य स्रोतों के पोषक तत्व और उनका मूल्य। अनाज और मिलेट उत्पाद। अनाज जैसे गेहूं, चावल और बाजरा में प्रति 100 ग्राम या 84 से 487 कैलोरी होती है। इन खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फाइबर की मात्रा होती है, जो ऊर्जा और पाचन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान देना, हेडिंग क्या है? विभिन्न खाद्य स्रोतों के पोषक तत्व और उनका मूल्य। इसमें से हमने अनाज और मिलेट उत्पाद का देख लिया। दूसरा देखिए दाल के बारे में। दालों में प्रति 100 ग्राम में 15 से 192 कैलोरी होती है। इनमें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है, जो शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है, ठीक है। शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायक कौन होता है? प्रोटीन होता है। इनमें मौजूद अमीनो एसिड बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। अब देखिए सब्जियां। सब्जियां पोषक तत्वों का, देखिए अमीनो एसिड 20 प्रकार, प्रोटीन जो 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलता है, ध्यान देना है आपको। अब देखिए सब्जियां पोषक तत्वों का उत्कृष्ट स्रोत होती है। इनमें इनमें हमें कैलोरी के साथ विटामिन ए, विटामिन सी और मिनरल्स मिलते हैं। पत्तेदार सब्जियों में आयरन, कैल्शियम और फोलेट जैसे तत्व होते हैं, जो रक्त निर्माण और हड्डियों को मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। क्लियर? अब देखिए दूध और दूध उत्पाद, ये सारा आप पढ़ लेना, ठीक है। विशेष समूह के लिए आहार योजनाएं। अब देखिए पूर्व विद्यालय, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, प्रश्न बनता भी है। पूर्व विद्यालय के बच्चे इस आयु वर्ग में पोषण की जरूरतें अधिक होती है, क्योंकि यह विकास का समय होता है भैया। जो विद्यालय जाने से पहले पूर्व विद्यालय के बच्चे, इस आयु वर्ग में पोषण की जरूरतें अधिक होती हैं, क्योंकि यह विकास का समय होता है। इन्हें विटामिन और मिनरल से भरपूर संतुलित आहार दिया जाता है, जैसे कि इडली, डोसा, गेहूं का उपमा और मौसमी फल, ठीक है। अब देखिए दूसरे पॉइंट में दे रखा है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं, इस समूह की पोषण आवश्यकताएं विशेष रूप से उच्च होती हैं। इस दौरान उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर आहार दिया जाना चाहिए। पत्तेदार सब्जियां, अंडा, दूध और मांस का सेवन स्वास्थ्य में सुधार लाता है। अब देखिए खाद्य प्रवृत्तियां, धार्मिक निषेध और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव। हमारे समाज में भोजन को लेकर कई मान्यताएं, धार्मिक प्रतिबंध और रूढ़ियां हैं, जो लोगों की खाद्य आदतों को प्रभावित करती हैं। जो भी मैंने आपको बताया था, पहले स्टार्टिंग में ही बता दिया था। यह प्रवृत्तियां, निषेध अक्सर पोषण असंतुलन का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए समझिए कि कुछ धर्मों में मांसाहार पर पाबंदी होती है, ठीक है, या कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को धार्मिक कारणों से वर्जित माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप लोग अपने आहार में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से वंचित हो सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग यह मानते हैं कि, देखिए पूरा उदाहरण के लिए मिथक है। कुछ लोग यह मानते हैं कि करेला खाने से मधुमेह नियंत्रित हो सकता है, लेकिन बिना वैज्ञानिक प्रमाण के ऐसी मान्यताओं पर विश्वास करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब भैया हम ये मान लें कि करेला हमें मधुमेह हुआ है, हम केवल दवा ना लें, ठीक है, दवा ना खाएं, केवल करेला ही खाएं, तो क्या हमारा शुगर कंट्रोल हो जाएगा? क्या हमारी डायबिटीज़ जो है, मधुमेह है, ये कम हो जाएगा? ठीक है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये वैज्ञानिक प्रमाण के ऐसी मान्यताओं पर विश्वास करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, कोई भी चीज़ हो, ठीक है। जब आप वैज्ञानिक प्रमाण देख लेंगे तब आपको उस चीज़ पे विश्वास करना है। दूसरा अंधविश्वास क्या है? वो मिथक था, ठीक है, वो मिथक। और यह अंधविश्वास क्या है कि पपीता गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक है। यह एक समान भ्रांति है जो पौष्टिक फलों के सेवन को सीमित कर सकती है, ठीक है। ये अंधविश्वास है लोगों में। अब देखिए तीसरा पॉइंट, धार्मिक प्रतिबंध में कई धर्मों में शराब, मांसाहार या कुछ विशेष खाद्य पदार्थों के सेवन पर रोक है, जो अक्सर, ठीक है, जो अक्सर पोषण संबंधी कमी को बढ़ा सकता है।
खासकर जब व्यक्ति अपने आहार में विविधता बनाए रखने में असमर्थ होता है। अब देखिए शराब तो खैर ठीक है, लेकिन मांसाहार और चीज़ों पे जो रोक है, ठीक है, धार्मिक प्रतिबंध है, ठीक है, ये भी आपके पोषण तत्वों को देखिए वंचित रह जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पोषण शिक्षा का महत्व। पोषण के बारे में सही जानकारी के अभाव में लोग गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। पोषण शिक्षा लोगों को उनके स्वास्थ्य पर भोजन के प्रभाव के बारे में जागरूक करने में मदद करती है। इसके माध्यम से सही खाद्य चयन, खाने की सही आदतें और अंधविश्वासों, ठीक है, अंधविश्वासों को दूर करने के बारे में बताया जा सकता है। यह समुदाय में कुपोषण को दूर करने के साथ साथ बेहतर आहार व्यवहार को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए पोषण शिक्षा के जरिए पोषण बच्चों के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों के महत्व को समझाया जा सकता है। अब देखिए संतुलित आहार योजना की आवश्यकता। संतुलित आहार योजना वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिल रहे हैं। इसमें परिवार के सभी सदस्यों की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य स्थिति और विशेष आहार आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए संतुलित आहार, यहाँ ध्यान देना है, संतुलित आहार योजना से भोजन में विविधता आती है और यह समय, श्रम और धन की बचत करती है। संतुलित आहार योजना बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों की विशेष आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है। अब देखिए आहार योजना के सिद्धांत के बारे में समझना है आपको। आहार योजना बनाते समय कुछ प्रमुख सिद्धांतों का पालन करना आवश्यक है। जैसे कि पहला पॉइंट दे रखा है, सामाजिक और पारंपरिक खाद्य व्यवहार पर विचार करें। विभिन्न समुदाय के अपने खास खाद्य व्यवहार और परंपराएं होती हैं जिन्हें आहार योजना में शामिल करना चाहिए। अब देखिए दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि किफ़ायती खाद्य पदार्थों का चयन करें। ऐसे खाद्य पदार्थों का चयन करें जो सस्ते लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने तीसरे पॉइंट में दिया है, स्थानीय और मौसमी खाद्य पदार्थों का उपयोग करें। ताजगी और पोषण से श्रेष्ठ होते हैं, उनकी उपलब्धता भी आसान होती है। जैसे आप तरबूज खरीदने जा रहे हो या कोई फल खरीदने जा रहे हो, डायरेक्ट आप किसान के खेत में जाके किसान से खरीद लो, सब्जी मंडी में ना जाकर, ठीक है, ताकि आपको ताज़ा और बढ़िया चीज़ मिल जाए। अब देखिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का चयन करें। उन खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें जो कई पोषक तत्वों का स्रोत है, ठीक है। अब देखिए सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दें। भोजन के स्वाद और बनावट को ध्यान में रखते हुए लोगों के मनोविज्ञान को समझें ताकि वे उसे पसंद करें, ठीक है। छठे पॉइंट में दे रखा है कि समय और ऊर्जा की बचत। आहार योजना बनाते समय यह ध्यान दें कि भोजन को पकाने में समय और ईंधन की बचत हो सके। ये नहीं कि भैया ऐसा भोजन उठा लाओ तो साला बीरबल की खिचड़ी हो जाए, पके ही ना, आपका ईंधन भी जाए, समय भी जाए। तो वही चीज़ है, कुछ विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार आहार में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। निम्नलिखित आहार योजना को विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में सहायक होती है। जैसे कि पहले पॉइंट में बताया है कि इन्होंने उच्च प्रोटीन आहार। इस आहार योजना को एनीमिया, कुपोषण और शैल चिकित्सा के बाद स्थिति में उपयुक्त माना जाता है। इसमें मांस, अंडा, दूध और दालों को शामिल किया जाता है जो प्रोटीन का समृद्ध स्रोत होते हैं, ठीक है। अब देखिए निम्न प्रोटीन आहार, ये तो उच्च हो गया। निम्न क्या है? यह आहार योजना लीवर या किडनी की समस्या वाले व्यक्तियों के लिए होती है। अरे भैया जिसको लीवर में दिक्कत है उसको निम्न प्रोटीन आहार योजना दिया जाता है, ठीक है। इसमें प्रोटीन की मात्रा सीमित होती है ताकि किडनी और लीवर पर अधिक भार न पड़े। या फिर जिसको ऑपरेशन भी हुआ रहता है ना, देखते हैं आप, उनको ठोस चीज़ें नहीं दिया जाता है, बोला जाता है नॉर्मल आप दाल का जूस पियो, ठीक है, या फिर किसी प्रकार के फलों का जूस पिए कुछ दिनों के लिए, ताकि उनके पेट के अंदर गैस ना बने, ठीक है। उनके पेट के अंदर गैस ना बने, गैस बनेगी तो भैया जो ऑपरेशन लगा हुआ है टाका, उसको टूटने के चांस रहते हैं। इस वही चीज़ें
तो वो भी निम्न प्रोटीन आहार दिया जाता है। क्लियर। अब देखिए उच्च कैलोरी आहार में क्या देखोगे आप, वजन कम होने या लंबी बीमारी के कारण कमज़ोर लोगों के लिए आहार योजना उपयुक्त होती है। इसमें ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ जैसे कि वसा, तेल और घी का इस्तेमाल होता है। ठीक है। उच्च कैलोरी आहार आपने देख लिया, अब निम्न कैलोरी आहार देखिए। जिस प्रकार अभी आपने उच्च प्रोटीन आहार देखा, फिर निम्न प्रोटीन आहार देखा, उसी प्रकार उच्च कैलोरी आहार देख लीजिए और निम्न कैलोरी आहार देख लीजिए। इस प्रकार का आहार मोटापा, हृदय रोग और मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है। मतलब आप जिनका मोटापा ऑलरेडी है, जिनको मधुमेह है, जिनको हार्ट की बीमारी है, उनको आप बोलोगे कि निम्न कैलोरी आहार का सेवन करें। ठीक है। इसमें वसा और शर्करा की मात्रा सीमित होती है ताकि वजन नियंत्रण में रहे और हृदय को लाभ मिल सके। उच्च कैलोरी में आपने क्या देखा कि जिनका वजन कम है या फिर लंबी बीमारी के कारण कमज़ोर है, उनको आप बोलोगे कि उच्च कैलोरी वाला आहार खाओ, और जिनको ये समस्या है मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह, उनको बोलोगे आप निम्न कैलोरी वाला आहार का सेवन करें। अब देखिए खाद्य संरक्षण की तकनीक। खाद्य संरक्षण तकनीकों के माध्यम से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जाता है ताकि उनके पोषक तत्व तो बने रहें। इन तकनीकों का उपयोग लंबी अवधि के लिए भोजन का भंडार और संरक्षण करने में सहायक है। खाद्य संरक्षण की प्रमुख विधियां हैं। ठीक है। जिनमें से पहला विधि है भैया सुखाना। सुखाने की प्रक्रिया में भोजन से पानी को निकाल दिया जाता है ताकि उसमें सूक्ष्म जीव का विकास ना हो। उदाहरण के लिए सब्जियों और फलों को जैसे कि मांस और मछली को ध्रुवीकरण से संरक्षित किया जाता है। ठीक है। अब देखिए नमकीन बनाना। अचार आप लोग बनाए होंगे। ठीक है। अचार आम का बनाए होंगे घर पे, आप सभी को पता होगा। नमक का उपयोग भोजन को परिरक्षित करने में किया जाता है, जिसमें उसमें नमी कमी हो जाए। ठीक है। मॉइस्चर कमी हो जाए। यह भोजन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। यह विधि मछली और मांस के संरक्षण में उपयोगी होती है। मछली का सॉरी आप मछली बोल रहा हूँ, आम का अचार बनाते हैं तो वहाँ पे सिरका और नमक की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं ताकि नमी ना रहे, ताकि उसमें फंगस ना लग पाए, फंगस। देखिए कैनिंग भोजन को कीटाणु रहित करने के बाद सील बंद कंटेनरों में रखा जाता है। यह विधि फल, सब्जियां और मीट के संरक्षण के लिए व्यापक रूप से उपयोगी है। अब देखिए फ्रीजिंग जो कॉमन है, आज तक सभी लोग इसका इस्तेमाल तो सब करते हैं। फ्रीजिंग नाशवान वस्तुओं को लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। सब्जियां, मांस, मछली को फ्रीज करने से उनकी ताजगी बनी रहती है और पोषक तत्वों की हानि कम होती है। अब देखिए रासायनिक जैसे बेंजोइक एसिड, ठीक है, सोडियम फाइसल्फाइड जैसे रसायनों का उपयोग भोजन को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। यह रसायन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं और भोजन की क्वालिटी को भी बनाए रखते हैं। अब देखिए विकिरण के माध्यम से गेहूं, आलू, प्याज जैसे खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए गामा किरणों का उपयोग किया जाता है। यह तकनीक खाद्य संरक्षण में प्रयोग की जाती है, आधुनिक खाद्य उपयोग में उपयोगी है। ठीक है। तो देखिए खाद्य मिलावट और रोकथाम, इस चीज़ को आप पढ़ना है। खाद्य मिलावट से स्वास्थ्य को गंभीर हानि पहुंचती है। 1954 में खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए लागू किया गया था ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध खाद्य मिल सके। आमतौर पर दूध में पानी मिलाना, तेल में सस्ता तेल मिलाना और मसालों में अन्य सामग्री मिलाना कुछ समान मिलावट के उदाहरण। खाद्य मिलावट रोकने के लिए जन जागरूकता जरूरी है। ठीक है। आप में से कोई लोग व्यापारी होंगे तो भैया मिलावटी करते ही होंगे। पोषण का आकलन एक ऐसा उपकरण है जो हमारे समुदाय की पोषण स्थिति को समझने में मदद करता है। ये निष्कर्ष है जो आपने ऊपर पढ़ा, वो सभी का निष्कर्ष है। अब देखिए यहाँ से MCQ स्टार्ट होते हैं। सारे प्रश्न आप खुद बनाओ, मैं दिखा दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है कुपोषण से बच्चों को बचाने क्यों आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर आप खुद बताओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। व्याख्या भी देख लो। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, विकासशील देशों में कुपोषण की प्रमुख समस्याओं में से एक कारक क्या है। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। व्याख्या भी देख सकते हो। अब देखिए डिवाइस की बैटरी भी लो हो गई है,
तो आप लोग इसका देखिए थर्ड टोटल देखिए पीडीएफ, इसीलिए मैं बोलता हूँ भैया आप लोग पीडीएफ परचेज कर लो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर आप कॉल करो 0239, ठीक है, 7985160239। ये पीडीएफ है, परचेज कर लिया करो, ठीक है। अब ये एमसीक्यू आपकी प्रैक्टिस के लिए है, सारे एमसीक्यू आप देख सकते हो। और 5 प्रश्न देखिए, इसका आंसर व्याख्या देखिए, ठीक है। ये सारा 30 है, मैं ग्रुप में पीडीएफ भेज ही देता हूँ जो लोग पैसे दिए हैं, ठीक है। टोटल 30 प्रश्न है जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। ये देखिए संतुलित आहार से प्रश्न आया है, ठीक है। ये देखिए पोषण शिक्षा का महत्व क्या है, ये सारे प्रश्न आपको बनाना है, ठीक है। पोषण आकलन के प्रत्यक्ष तरीके किस पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छे प्रश्न हैं, ये नहीं कि बस ऐसे बना दिया गया। एनीमिया का प्रमुख कारण क्या है, ठीक है। ये सारे प्रश्न हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये पूर्व विद्यालय के बच्चों के लिए संतुलित आहार योजना में क्या शामिल होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। बढ़िया प्रश्न है भैया, आप लोग पीडीएफ ले लो, पीडीएफ से प्रैक्टिस करना, नोट्स बना लेना, हर एक चीज़ करना। वीडियो में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि भैया जो लोग पैसे दिए हैं उन्हीं को सारा चीज़ बता देंगे, तो फिर आपको फ्री में क्या महत्व रह जाएगा। देखिए ये कौन सा तत्व भोजन को अधिक समय तक संरक्षित रखने में मदद करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं प्रीवियस ईयर पेपर दिखा देता हूँ जो प्रश्न बने हुए थे। ये देख सकते हो सारे प्रश्न हैं, ठीक है। ये देखिए रासायनिक संरक्षण का उद्देश्य क्या है, तो ये पूरा प्रश्न है, आप देख लेना, बना लेना, ठीक है। हम बताएंगे फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है। अब देखिए जो आपके भर्ती परीक्षा 92-12 एनएम में प्रश्न आए थे इस टॉपिक से, ठीक है, कितने आसान आए थे। पहला प्रश्न आपको यहाँ पे 1 नंबर ये दिखाई दे रहा होगा 54 पे, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं जिन्हें भोजन लेने की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं। तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा, आसानी से बना लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। थियरी दोनों पार्ट आप पढ़ोगे तभी बना पाओगे, ये नहीं कि एक पार्ट पढ़ो एक पार्ट छोड़ दो। अब देखिए 55 नंबर भी आपका ये दूसरा प्रश्न इसी टॉपिक से आया है, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाले रोग अवस्था को क्या कहा जाता है, ये भी आराम से बना लोगे आप, ठीक है। अब देखिए यहीं पे 56 नंबर वाला जो प्रश्न पूछा है ये भी तीन हो गया, ठीक है। देखते जाओ कितने प्रश्न हैं, 3। निम्नलिखित में कौन सा शरीर निर्माण आहार है, अब बताइए। प्रोटीन भर चिल्ला के पूरी वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए संरक्षी भोजन, ये देखिए संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करता है, ये भी देखिए आसानी से बना लोगे आप। 57, ठीक है, अभी आपने पढ़ा। देखिए कितने प्रश्न बने हैं, यहाँ से देखो, एक ये फर्स्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है। यहाँ भी है एक तीसरा, यहाँ 53 नंबर देखो, एनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है, ये 3, ठीक है, 3 यहाँ हो गए। ऊपर देखो ये 4 हो गया आपका, ये 55 नंबर, ये 4 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया। अब देखिए और ये 5 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया, और भी है, और भी देखिए कितने प्रश्न बने हैं। तो इतना आसान प्रश्न आता है, डीप में नहीं। और ये देखिए ये भी बना है आपकी भर्ती परीक्षा में, ये देखिए 58, 5, 1, 6 ये हो गया। भारत में शरीर में भोजन आयरन को कम अवशोषण का कौन सा कारण है, देखिए ये भी हो गया 6। और यहाँ पे देखिए 6 माह बाद शिशु का पूरा कार्य शुरू करने के लिए एनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए, ये देखिए एक साथ, ये प्रश्न एक साथ हो गया। देखिए कितने प्रश्न आए हैं आपके इस टॉपिक से। अब देखिए यहाँ पे भी साथ ये एक 8, ठीक है, ये 8 हो गया। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है, ये भी आप आसानी से बना लोगे, ठीक है। अब देखिए ये भी आप पोषण का ही मान सकते हो, ये 61 नंबर वाला 8 1 9 हो गया। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, अभी आपने पढ़ा ही है। ये देखिए ये अभी मैंने ये थियरी में अभी जस्ट बताया हूँ। एंथ्रोमेट्री सर्वे में एनएम को क्या करना चाहिए, 9 के 10। अब देखिए माप लेना चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया था। एंथ्रोपोमेट्री, यार ये चीज़ मैंने अभी आपको थियरी में बताया था 64 नंबर, मतलब 10 नंबर तो यही हो गए। ये देखिए, ठीक है, ये एक है
आपका ये 10 से 11 प्रश्न, ये पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया है। स्कूली स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का हिस्सा क्या है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताया हूँ, मिड डे मील, ठीक है। ये सारे सारे के सारे प्रश्न बन के जा रहे हैं, एक भी। अब बताइए 11 नंबर यार, इम्पॉर्टेंट है। 4 टॉपिक से 11 नंबर जो 2 वीडियो में आपके कवर हो रहे हैं। अब बताइए इतना अच्छा से कोई बताया होगा आपको। एक और प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर पे देखिए, ये 14 नंबर, एक 12 नंबर, बाप रे, पूरा 12 नंबर आया है, बाप रे। मैं तो छः ही आपको बता रहा था, लेकिन यहाँ पे 12 प्रश्न बन गए हैं। जब शिशु बिना अतिरिक्त भोजन या पेय केवल माँ के दूध पर ध्यान देना, ये प्रश्न क्या है, ये देखिए, ये बना लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय केवल माँ के दूध प्राप्त करता है, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीता, और तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, आप बताइए। इतना आसान प्रश्न आया है, बिल्कुल कोई डीप में गया है नहीं, और आउट ऑफ सिलेबस है भी नहीं। जो चीज़ मैं बताया हूँ बिल्कुल थियरी सब कुछ पढ़ा चुका हूँ भैया। अब बताइए 12 नंबर आपके ऐसे ही हो गए हैं। तो आप सभी को मैं बोलता हूँ, इसलिए जो थियरी बताया जाता है थियरी को पढ़ें, एमसीक्यू जो करवाया जा रहा है उसको करें। अभी आपने देखा ना, पूरा एमसीक्यू आपके सामने रख दिया प्रीवियस ईयर, कितना आसानी से आप बना लिए होंगे, ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तब। अगर बस ऐसे ही टाइम पास के लिए देखते गए होगे स्किप स्किप करके, तो भैया नहीं पल्ले पड़ा होगा। तो ये 6 नंबर नहीं, आप बोल सकते हो कि 12 नंबर आपके पक्के हो गए हैं आराम से। 10 से 12 नंबर आपके एग्ज़ाम में इन 1 2 3 4 5 टॉपिक से बनने वाले हैं, ठीक है। इन 3 4 5 टॉपिक से आपके 12 नंबर पक्के हो गए, 12 नंबर पक्के हो गए हैं, जो मैंने 2 पार्ट की वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अब अगला जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। एनाटॉमी से जो प्रश्न बनेंगे उस चीज़ को हम देखेंगे, हेल्थ प्रमोशन का ही है वो भी विषय, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, जो भी रहेगा, ठीक है। बस उम्मीद करते हैं आप देखिए अपने दोस्त सहेलियों को जो आपके ज़्यादा क्लोज हैं उनको शेयर कर दिया करो, उनको बता दिया करो कि सर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी। ज़्यादा भीड़ नहीं मचाना है, 1000-2000 लोग जो भी हैं, बस जितने लोग हैं अच्छे तरीके से तैयारी करो आप लोग, ठीक है। अदरवाइज़ जितने लोग फॉर्म डालेंगे सब लोग पढ़ेंगे तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा, तो कट ऑफ ही कहाँ पहुँच जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बाकी पीडीएफ आप ले लेना, ठीक है, नंबर मैंने बता दिया है, कांटेक्ट करना है, कॉल करना है, मैसेज करना है। पीडीएफ आपको ज़्यादा पीडीएफ नहीं होगी भैया, टोटल जितने टॉपिक हैं 38 मैक्सिमम पीडीएफ मैं दूंगा, तो आपको 50 पीडीएफ दूंगा। अब सारे इन 50 पीडीएफ को प्रिंट आउट करवा लेना है, या फिर आपको मोबाइल पे ही रख लेना है। टॉपिक वाइज पीडीएफ है, पार्ट वाइज है, तो उनको आप प्रॉपर तरीके से रख लेना है, पढ़ते रहना है, प्रिंट आउट निकलवा लेना। कोई परिचय का साइबर होगा या फिर किसी को देकर पेज खरीद कर बस निकलवा लेना है, वो निकाल देंगे, सस्ता पड़ जाएगा, पेज ले लेंगे आप मार्केट में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि सर क्लास अच्छी लग रही है, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है कि भैया हम आपके लिए बेहतर कर पा रहे हैं। और वैसी वीडियो पे नहीं बोलता हूँ, केवल पढ़ाई वाले वीडियो पे ही, क्लास वाले ही, क्योंकि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है। 1.5 घंटे 2 घंटे का लेक्चर देना भैया बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो जाता है। कंटेंट एक क्लास को शूट करने में पूरा 3 दिन लगता है, पूरा 3 दिन। कंटेंट तैयार करना, प्रॉपर तरीके से देखना, एमसीक्यू कहाँ से सेट करें ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो पाए। 4-4 55 भर्ती परीक्षाओं को पेपर सामने रख के देखते हैं कि इस लेवल तक पूछा गया है तो इस लेवल तक पढ़ाएँ। सब कुछ एनालाइज़ करके फिर कंटेंट को तैयार किया जाता है। एक्सपर्ट लोगों से सुझाव लिया जाता है कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, तब आप तक वो चीज़ पहुंचाते हैं। आप लोगों का बस यही है कि सपोर्ट नहीं मिलता है तो फिर दुखी होता है मन, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट होए उसकी वैल्यू को समझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।